नेक्स्ट टॉपिक विल बी बागमती नदी। ओके, बागमती नदी। बागमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल में महाभारत श्रेणी से। क्या बागमती नदी का उद्गम और संगम दोनों बिहार में है? नहीं, इसका उद्गम बिहार से नेपाल में है, जबकि मुहाना इसका उद्गम जो है बिहार से बाहर नेपाल में है, और इसका जो मुहाना है वो बिहार में है। बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? बागमती नदी। बागमती नदी की एक धारा बूढ़ी गंडक में अपना मुहाना कहाँ बनाती है? बेगूसराय में। बागमती नदी की मुख्य धारा किस स्थान के समीप कोसी नदी में मिल जाती है? खगड़िया के समीप। बागमती नदी की मुख्य धारा किस स्थान के समीप कोसी नदी में मिल जाती है? खगड़िया के समीप। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? बागमती नदी के तट पर। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? बागमती नदी के तट पर। प्रसिद्ध पशुपति मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? बागमती नदी के। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? बागमती नदी के। बागमती नदी बिहार के किस जिले से भारत में प्रवेश करती है? सीतामढ़ी जिले से। बागमती नदी जो बिहार के किस जिले से भारत में प्रवेश करती है? सीतामढ़ी जिले से। बागमती नदी बिहार के किन प्रमुख जिलों में प्रवाहित होती है? बागमती नदी उद्गम होता है सीतामढ़ी से, फिर मुजफ्फरपुर होते हुए दरभंगा की ओर चलता है। लाल बकेया किस नदी की सहायक नदी है? बागमती नदी की। लाल बकेया किस नदी की सहायक नदी है? बागमती नदी की। सुंगी और लखनदेई नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? बागमती नदी की। सुंगी और लखनदेई नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? बागमती नदी की। अधवारा और सिपरी धारा किस नदी की उपनदियाँ या सहायक धारा हैं? बागमती नदी की। अधवारा और सिपरी धारा किस नदी की उपनदियाँ या सहायक धाराएं हैं? बागमती नदी की। कोला और छोटी बागमती किस नदी तंत्र का हिस्सा है? बागमती नदी तंत्र का। कोला और छोटी बागमती किस नदी तंत्र का हिस्सा है? बागमती नदी तंत्र का। कोला और छोटी बागमती नदी किस तंत्र का हिस्सा है? बागमती नदी तंत्र का। बागमती नदी सीतामढ़ी शहर के किस भाग से बहती है? सीतामढ़ी शहर के बीच से बहती है। बागमती नदी सीतामढ़ी शहर के किस भाग से बहती है? सीतामढ़ी शहर के बीच भाग से बहती है बागमती नदी। नेपाल में काठमांडू घाटी को सिंचित करने वाली मुख्य नदी कौन सी है? बागमती नदी। नेपाल में काठमांडू घाटी को सिंचित करने वाली मुख्य नदी कौन सी है? बागमती नदी। बागमती नदी खगड़िया में किस नदी में विलीन होती है? कोसी नदी में। बागमती नदी खगड़िया में किस नदी में विलीन होती है? कोसी नदी में। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ का एक प्रमुख कारण कौन सी नदी बनाती है? बागमती नदी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ का एक प्रमुख कारण कौन बनाती है? बागमती नदी। बागमती की कौन सी सहायक नदी सीधे इसके समानांतर बहकर इसमें मिलती है? लखनदेई। बागमती की कौन सी सहायक नदी सीधे इसके समानांतर बहकर इसमें मिलती है? लखनदेई। क्या बागमती नदी गंगा की प्रत्यक्ष सीधी सहायक नदी है? नहीं, यह कोसी और बूढ़ी गंडक के माध्यम से गंगा तंत्र में जुड़ती है। क्या बागमती नदी गंगा की प्रत्यक्ष सीधी सहायक नदी है? नहीं, यह कोसी और बूढ़ी गंडक के माध्यम से गंगा तंत्र में मिलती है। बिहार के उत्तर मध्य मैदान की एक प्रमुख तीव्र गति वाली नदी कौन सी है? बागमती नदी। नेक्स्ट टॉपिक विल बी कमला नदी। कमला नदी का उद्गम स्थल क्या है? नेपाल की महाभारत श्रेणी का ताराजुल क्षेत्र। कमला नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है? नेपाल की महाभारत नदी का ताराजुल क्षेत्र। कमला नदी बिहार के किस जिले और स्थान में प्रवेश करती है? कमला नदी बिहार के किस जिले और स्थान में प्रवेश करती है? जयनगर, यदुवनी, मधुबनी जिला में। कमला नदी बिहार के किस जिले और स्थान में प्रवेश करती है? उद्गम है नेपाल की महाभारत श्रेणी का ताराजुल क्षेत्र। और किसी जिले के किस स्थान में प्रवेश करती है? तो जयनगर, जो कि मधुबनी जिला में, वहाँ से प्रवेश करती है बिहार में। मिथिला क्षेत्र में किस नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है? कमला नदी को। कमला नदी बिहार में कुल कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? 120 किलोमीटर। कमला नदी की अनेक धाराएं अंत में किस नदी में आके मिलती है? कोसी नदी में। कमला की एक प्रमुख धारा कोसी से कहाँ मिलती है? खगड़िया जिले के पास। कमला की एक प्रमुख या मुख्य धारा कोसी नदी में मिलने से पहले किस नदी में बहती है? बागमती नदी में। कमला नदी बागमती में किस स्थान के निकट मिलती है? पिपरा घाट के निकट। सोन नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है? कमला नदी की। ढौरी और भूती बलान किस नदी का सहायक नदी है? कमला नदी का। मैनावती और बलान नदियाँ किस नदी तंत्र की सहायक नदी है? कमला नदी तंत्र का।
जयनगर बैराज बिहार में किस नदी पर निर्मित है? कमला नदी पर। मधुबनी जिले की सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? कमला नदी को। पिपरा घाट जहाँ कमला और बागमती का संगम होता है किस जिले के अंतर्गत आता है? दरभंगा खगड़िया सीमा के क्षेत्र के पास। कमला नदी द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान बिहार के किस क्षेत्र का हिस्सा है? मिथिलांचल का मैदान। कमला नदी उत्तर से दक्षिण बहते हुए अंततः किस नदी प्रणाली का अंग बनती है? कोसी नदी प्रणाली का। भूती बलान नदी कमला में किस दिशा में आकर मिलती है? पूर्व की ओर। कमला नदी का मार्ग परिवर्तन किस जिले में सर्वाधिक देखा गया है? मधुबनी और दरभंगा में। नेपाल के किस पहाड़ी क्षेत्र में कमला नदी निकलती है? सिंधुली गढ़ी के पास महाभारत श्रेणी में। कमला नदी किस जिले में प्रवेश कर उत्तर बिहार के जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है? मधुबनी जिला। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोसी नदी। कोसी नदी का मूल नाम या सांस्कृतिक नाम क्या है? कौशिकी। ऋग्वेद या प्राचीन ग्रंथों में कोसी को किस नाम से जाना जाता है? कौशिकी के नाम से। कोसी नदी नेपाल में किस मुख्य ग्लेशियर या क्षेत्र से निकलती है? गोसाईथान सप्त कौशिकी से। कोसी नदी कितनी धाराओं के मिलने से बनती है? 7 धाराओं, जिसे सप्त कोसी भी कहते हैं। 7 धाराओं के मिलने से। कोसी की मुख्य धारा का नाम क्या है जो तिब्बत से निकलती है? अरुण नदी। अरुण नदी। नेपाल में त्रिवेणी के पास अरुण नदी में कौन सी 2 मुख्य नदियां आकर मिलती है? तमोर कोसी और सुन कोसी। तमोर कोसी और सुन कोसी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी को। कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? अपनी अत्यधिक बाढ़ और तीव्र मार्ग के परिवर्तन के कारण। अपने अत्यधिक बाढ़ और तीव्र मार्ग परिवर्तन के कारण। पिछले 200 वर्षों में कोसी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर कितने किलोमीटर स्थानांतरित हुई है? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर। कोसी नदी बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? सुपौल जिले में। सुपौल जिले में। कोसी नदी सुपौल में किस विशिष्ट स्थान से भारत या बिहार में प्रवेश करते हैं? भीमनगर के पास से। भीमनगर के पास से। कोसी नदी बिहार के किन प्रमुख जिलों से होकर प्रवाहित होती है? सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार। कोसी नदी गंगा में मिलने से पूर्व किस स्थान पर अपना डेल्टा का विषय बनाती है? कुरुसेला के पास। कुरुसेला जो कटिहार में है वहाँ। कोसी नदी अंततः किस स्थान पर गंगा नदी में विलीन हो जाती है? कुरुसेला के पास गंगा में। कुरुसेला के पास गंगा में। कुरुसेला के पास गंगा में। कोसी नदी अंततः किस स्थान पर गंगा नदी में विलीन हो जाती है? कुरुसेला के पास गंगा में। कुरुसेला के पास गंगा में। कोसी नदी का मार्ग प्रबंधन के लिए भौतिक मॉडलिंग केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? बीरपुर सुपौल में। बीरपुर सुपौल में। बीरपुर में स्थापित केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? कोसी नदी के बेसिन विकास और बाढ़ प्रबंधन की योजना। कोसी नदी की बेसिन विकास और बाढ़ प्रबंधन की योजना। कोसी बेसिन विकास परियोजना को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है? विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक के द्वारा। कोसी नदी में अत्यधिक गाद आने का मुख्य कारण क्या है? इसके उद्गम क्षेत्र का कमजोर हिमालय पहाड़ों जैसे शिवालिक और मध्य हिमालय का होना। इसके उद्गम क्षेत्र का कमजोर हिमालयी पहाड़ों, शिवालिक और मध्य हिमालय का होना। कोसी नदी की 7 धाराओं में से 3 मुख्य धाराओं के नाम क्या है? अरुण, तमोर और सुन कोसी। अरुण, तमोर और सुन कोसी। लिखू, दूध कोसी और तामा कोसी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? कोसी की। कोसी मतलब कोसी में कौन सा? सुन कोसी की। लिखू, दूध कोसी और तामा कोसी किस नदी की सहायक धारा है? कोसी, सुन कोसी की। कोसी और सुन कोसी की। इंद्रावती नदी नेपाल में किस नदी तंत्र का हिस्सा बनाती है? कोसी नदी तंत्र का। कोसी नदी तंत्र का। कोसी परियोजना के तहत भीमनगर में किस वर्ष बैराज का निर्माण हुआ है? 1963 से 65 में। 1963 से 65 में। 1963 से 65 में। उत्तर बिहार का कौन सा क्षेत्र कोसी के बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है? सीमांचल और कोसी संभाग। हिमांचल और कोसी संभाग। सीमांचल लिख लें, हिमांचल और कोसी संभाग। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। उत्तर बिहार का कौन सा क्षेत्र कोसी के बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है? सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। कोसी नदी गंगा नदी तंत्र में किस और दाएं से बाएं आकर बहती है? कोसी नदी गंगा नदी तंत्र में किस ओर से दाएं या बाएं आकर मिलती है? बाईं ओर से, उत्तर दिशा में। कुरुसेला जहाँ कोसी गंगा में मिलती है। कुरुसेला जहाँ कोसी गंगा में मिलती है किस लोकसभा या जिला क्षेत्र का हिस्सा है? कटिहार जिला क्षेत्र का। कुरुसेला जहाँ कोसी गंगा में मिलती है किस लोकसभा या जिला क्षेत्र का हिस्सा है? कटिहार का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महानंदा नदी। महानंदा नदी का उत्तर बिहार के क्षेत्र मैदान में प्रवाहित होने वाली कैसी नदी? सबसे पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदी। महानंदा नदी उत्तर बिहार के मैदान में प्रवाहित होने वाली नदी कैसी है? सबसे पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदी।
महानंदा नदी का उद्गम कहाँ से है? हिमाचल से। महानंदा नदी का उद्गम कहाँ? हिमाचल से। पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले के महलदीराम पहाड़ी से। हिमाचल से। हिमाचल में कहाँ से? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के महलदीराम पहाड़ी से महानंदा नदी का उद्गम है। महानंदा नदी बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रवेश करती है? किशनगंज जिले में। किशनगंज जिले में। महानंदा नदी भारत और बांग्लादेश के बीच क्या काम करती है? कुछ स्थानों पर दोनों देशों के बीच सीमा बनाती है। कुछ स्थानों पर दोनों देशों के बीच सीमा बनाती है। क्या महानंदा नदी पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा पर भी बहती है? हाँ, यह पश्चिम बंगाल और बिहार के बीच सीमा तय करती है। यह महानंदा नदी बिहार के किन दो मुख्य पूर्वी जिला से होकर गुजरती है? किशनगंज और पूर्णिया। महानंदा नदी बिहार के किन दो मुख्य पूर्वी जिलों से होकर गुजरती है? किशनगंज और पूर्णिया। महानंदा नदी अंततः किस विशिष्ट घाट के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है? गोदागाड़ी घाट के पास। महानंदा नदी अंततः किस विशिष्ट घाट के पास आकर गंगा में विलीन होती है? कौन सा घाट? उस घाट का नाम क्या? तो गोदागाड़ी घाट। गोदागाड़ी घाट। मेची नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है? महानंदा नदी का। मेची नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है? महानंदा नदी का। मेची नदी महानंदा में किस स्थान पर आकर मिलती है? किशनगंज जिले के पास। मेची नदी महानंदा में किस स्थान पर आकर मिलती है? किशनगंज जिले के पास। महानंदा नदी उत्तर बिहार की अन्य नदियों से किस मामले से भिन्न है? महानंदा नदी उत्तर बिहार की अन्य नदियों से किस मामले में भिन्न है? यह बिहार के सबसे पूर्वी भाग में बहती है और सीधे गंगा में मिलने के लिए बांग्लादेश की सीमा पर जाती है। महानंदा बिहार की किस नदी को जोड़ने के लिए कोसी मेची लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई है? बिहार की किस नदी को जोड़ने के लिए कोसी मेची लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई है? कोसी और महानंदा तंत्र मेची के माध्यम से जोड़ने के लिए। कोसी और महानंदा तंत्र को जोड़ने के लिए। महानंदा बेसिन का मुख्य कृषि उत्पादन क्या है? जूट और धान, जो किशनगंज पूर्णिया क्षेत्र में होता है। कौन सा? जूट और धान। महानंदा बेसिन का मुख्य उत्पादक। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से उतरने के बाद महानंदा का प्रवाह कैसा हो जाता है? मैदानी और धीमा, जिससे निचले इलाकों में जल जमाव होता है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से उतरने के बाद महानंदा का प्रवाह कैसा हो जाता है? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से उतरने के बाद महानंदा का प्रवाह कैसा हो जाता है? मैदानी और धीमी, जिससे कि निचले इलाकों में जल जमाव होता है। महानंदा नदी बिहार के किस प्रशासनिक संभाग की मुख्य नदी है? पूर्णिया संभाग का। महानंदा नदी बिहार के किस प्रशासनिक संभाग की मुख्य नदी है? पूर्णिया संभाग की। क्या महानंदा नदी मार्ग परिवर्तन के लिए कोसी जितनी ही बदलती है? नहीं, इसका मार्ग कोसी की तुलना में अधिक स्थिर है, लेकिन यह बाढ़ लाती है महानंदा नदी। नेक्स्ट नदी है हमारा सोन नदी, जो पठारी या प्रायद्वीपीय नदी क्षेत्र भी कहते हैं इसे, सोन नदी को। सोन नदी बिहार की किस प्रकार की नदी प्रणाली का हिस्सा है? पठारी या प्रायद्वीपीय? दक्षिण बिहार की नदी है, क्योंकि दक्षिण में पठार पहाड़ बहुत ज़्यादा है। सोन नदी का प्राचीन या पौराणिक नाम क्या है? हिरण्यावह या सोमभद्र। सोन नदी का प्राचीन या पौराणिक नाम क्या है? सोन नदी का प्राचीन या पौराणिक नाम क्या है? हिरण्यावह या सोमभद्र। सोन नदी का प्राचीन या पौराणिक नाम क्या है? हिरण्यावह या सोमभद्र। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी के निकट। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट। सोन नदी का प्रवाह किन राज्यों से होकर होता है? सोन नदी का प्रवाह किन राज्यों से होकर होता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। सोन नदी का प्रवाह किन राज्यों से होकर होता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। सोन नदी बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? रोहतास जिले में। सोन नदी बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? रोहतास जिले में। सोन नदी बिहार में कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? 202 किलोमीटर। सोन नदी बिहार में कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? 202 किलोमीटर। सोन नदी बिहार में कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? 202 किलोमीटर। सोन नदी की कुल लंबाई उद्गम से संगम तक कितनी है? 784 किलोमीटर। सोन नदी की कुल लंबाई उद्गम, जहाँ से वो स्टार्ट होती है और जहाँ पे वो गंगा में मिलती है, उस बीच की लंबाई कितनी है सोन नदी का? 784 किलोमीटर। सोन नदी अंततः बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? पटना के पास मनेर। दानापुर से 10 किलोमीटर मनेर में। पटना के पास मनेर में सोन नदी अंततः बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? पटना में मनेर एक स्थान है वहाँ पे। दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख और लंबी नदी कौन सी है? सोन नदी। दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख और लंबी नदी कौन सी है जो गंगा में मिलती है? सोन नदी। बिहार की सोन नहर प्रणाली का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है? डेहरी ऑन सोन, रोहतास में। बिहार की सोन नहर
प्रणाली का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है? बिहार की सोन नहर प्रणाली का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है? डेहरी ऑन सोन, रोहतास में। बिहार की सोन नहर प्रणाली का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है? डेहरी ऑन सोन, रोहतास में। डेहरी में सोन नदी पर एनीकट बांध का निर्माण किस वर्ष किया गया है? 1874 में। डेहरी में सोन नदी पर एनीकट बांध का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1874 में, ब्रिटिश काल में ही। सोन नदी पर स्थित इंद्रपुरी बैराज का निर्माण कब हुआ था? वर्ष 1968 ईस्वी में। सोन नदी पर स्थित इंद्रपुरी बैराज का निर्माण कब हुआ था? 1968 ईस्वी में। इंद्रपुरी बैराज बिहार के किस जिले में स्थित है? रोहतास जिले में। इंद्रपुरी बैराज बिहार के किस जिले में स्थित है? रोहतास जिले में। सोन नदी पर बना ऐतिहासिक रेल सह सड़क पुल कौन सा है? अब्दुल बारी पुल, कोइलवर पुल जिसे बोलते हैं। कोइलवर में सोन नदी पर बने इस पहले रेल सह सड़क पुल का निर्माण कब हुआ था? 1862 ईस्वी में। सोन नदी पर डेहरी के पास 1900 ईस्वी में निर्मित प्रसिद्ध रेल पुल का नाम क्या है? नेहरू रेल सेतु। सोन नदी पर डेहरी के पास 1900 ईस्वी में निर्मित प्रसिद्ध रेल पुल का नाम क्या है? नेहरू रेल पुल। सोन नदी के बालू की क्या विशेषता है जिसके कारण इसकी भारी मांग है? यह पीले रंग का उत्तम निर्माण ग्रेड बालू, लाल बालू है। रिहंद और उत्तरी कोयल किसकी प्रमुख सहायक नदी है? सोन नदी की। रिहंद और उत्तरी कोयल किसकी प्रमुख सहायक नदी है? सोन नदी की। सोन नदी गंगा नदी में किस दिशा से दाएं से बायां आकर मिलती है? दक्षिण दिशा से। सोन नदी गंगा नदी में किस दिशा में दाएं से बाएं आकर मिलती है? दाएं या बाएं आकर मिलती है? दक्षिण दिशा से। नेक्स्ट टॉपिक विल बी फल्गु नदी। फल्गु नदी का उद्गम किस भौगोलिक क्षेत्र से कई धाराओं के रूप में होता है? छोटानागपुर के पठार से। फल्गु नदी का उद्गम किस भौगोलिक क्षेत्र से कई धाराओं के रूप में होता है? छोटानागपुर के पठार से। फल्गु नदी की मुख्य धारा को किस नाम से जाना जाता है? निरंजना के नाम से। फल्गु नदी को मुख्य धारा को किस नाम से जाना जाता है? निरंजना नदी के नाम से। बोधगया के समीप निरंजना नदी में किस अन्य नदी का संगम होता है? मोहना नदी का। बोधगया के समीप निरंजना नदी में किस अन्य नदी का संगम होता है? मोहना नदी का। किस नदी के मिलने के बाद निरंजना को फल्गु नाम से पुकारा जाता है? मोहना नदी। किस नदी के मिलने के बाद निरंजना को फल्गु नाम से पुकारा जाता है? मोहना नदी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? निरंजना नदी, फल्गु में जो है, फल्गु नदी के को जो बोलते हैं। बिहार का वह प्रसिद्ध शहर कौन सा है जो फल्गु नदी के किनारे स्थित है? गया में फल्गु नदी के तट पर कौन सा प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है? पितृपक्ष मेला। पितृपक्ष मेले की अवधि हिंदू कैलेंडर के अनुसार कितने चंद्र दिवस का होता है? 16 चंद्र दिवस का। पितृपक्ष के दौरान हिंदू धर्मावलंबी फल्गु नदी के तट पर क्या अनुष्ठान करते हैं? अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि, पिंडदान करते हैं। फल्गु नदी को उसके अन्य किस पौराणिक पारंपरिक नाम से भी जाना जाता है? अंतः सलीला या लीलाजन। जहानाबाद जिले में किस पहाड़ी के पास फल्गु नदी दो मुख्य शाखाओं में विभाजित हो जाती है? बरावर की पहाड़ी के पास से। फल्गु नदी की दो शाखाएं आगे चलकर किन उप शाखाओं में बढ़ जाती है? भतोही, करुआ, लोकायन और महत्वाइन। भतोही, करुआ, लोकायन और महत्वाइनी। फल्गु नदी की सभी उप शाखाएं अंततः बिहार के किस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में आकर समाप्त हो जाती है? टाल क्षेत्र में। फल्गु नदी में जल की कमी की समस्या को दूर करने के लिए किस ऐतिहासिक मंदिर के पास रबर डैम बनाया गया है? विष्णुपद मंदिर के पास। फल्गु नदी में जल की कमी की समस्या को दूर करने के लिए किस ऐतिहासिक मंदिर के पास रबर डैम बनाया गया है? विष्णुपद मंदिर के पास। विष्णुपद मंदिर के पास निर्मित देश के सबसे बड़े रबर डैम का नाम क्या है? गयाजी डैम। गयाजी डैम का मुख्य उद्देश्य क्या है? फल्गु नदी में पानी की कमी को दूर करना और सालों भर जल उपलब्ध सुनिश्चित करना। फल्गु नदी के संदर्भ में लीलाजन शब्द किसे दर्शाता है? स्वयं फल्गु नदी का ही एक अन्य स्थानीय नाम है। वह कौन सी नदी है जो गया में पिंडदान के लिए सबसे पवित्र मानी जाती है? फल्गु नदी। बरावर पहाड़ी के पास फल्गु का विभाजन किस जिले के अंतर्गत होता है? जहानाबाद जिले। फल्गु नदी की प्रकृति किस प्रकार की है? यह मुख्य रूप से मौसमी और टाल क्षेत्र में विलीन होने वाली नदी है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी पुनपुन नदी।
पुनपुन नदी को ऋग्वेद या प्राचीन काल में किन नामों से जाना जाता है? कीकट और बमागधी के नाम से। कीकट और बमागधी के नाम से। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल झारखंड के किस जिले में स्थित है? पलामू जिला में। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल झारखंड के किस जिले में स्थित है? पलामू जिला। पलामू जिले के किस विशिष्ट पहाड़ी क्षेत्र से पुनपुन नदी निकलती है? चौराहा पहाड़ी क्षेत्र से। चौराहा पहाड़ी क्षेत्र से। पुनपुन नदी झारखंड से बहते हुए बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? औरंगाबाद जिले में। औरंगाबाद जिले में। औरंगाबाद के बाद पुनपुन नदी किन दो अन्य मुख्य जिलों से होकर प्रवाहित होती है? अरवल और पटना। अरवल और पटना जिला। पटना जिला में किस नदी के समानांतर पुनपुन नदी का प्रवाह देखा गया? गंगा नदी के समानांतर पुनपुन नदी बहती है। गंगा नदी के समानांतर पुनपुन नदी बहती है। पुनपुन नदी अंततः बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? फतुहा के पास। पुनपुन नदी अंततः बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? फतुहा के पास। फतुहा के पास। पुनपुन नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम क्या हैं? पुनपुन नदी की सहायक नदी है दरधा, यमुना, मदार, बिलारो, रामरेखा, आद्री, धोवा और मुरहरा। दरधा, यमुना, मदार, बिलारो, रामरेखा, आद्री, धोवा और मुरहर। पुनपुन नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम क्या है? दरधा, यमुना, मदार, बिलारो, रामरेखा, आद्री, धोवा और मुरहर। बिहार के किस जिले की जीवन रेखा पुनपुन नदी को माना जाता है? अरवल जिले की। जहानाबाद शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है जो पुनपुन की सहायक प्रणाली का हिस्सा है? दरधा नदी। जहानाबाद किस नदी तट के पास है? जहानाबाद जो है दरधा नदी के तट पर है। पुनपुन नदी किस प्रकार की नदी है? बारहमासी या मौसमी। पुनपुन नदी जो है वो मौसमी नदी है। फतुहा के समीप गंगा में मिलने वाली दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? फतुहा के समीप जो गंगा में मिलती है वो पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी। मुरहर और मदार किसकी सहायक नदियाँ? मुरहर और मदार जो है पुनपुन नदी की सहायक नदियाँ हैं। रामरेखा और आद्री नदियाँ अपना जल किस मुख्य नदी में विसर्जित करती है? पुनपुन नदी में। रामरेखा और आद्री नदियाँ अपना जल किस मुख्य नदी में विसर्जित करती है? पुनपुन नदी में। धोवा और बिलारो किस नदी तंत्र का हिस्सा है? पुनपुन नदी तंत्र का। धोवा और बिलारो किस नदी तंत्र का हिस्सा है? पुनपुन नदी तंत्र का। धोवा और बिलारो किस नदी तंत्र का हिस्सा है? पुनपुन नदी तंत्र का। औरंगाबाद, अरवल और पटना को जोड़ने वाली दक्षिणी बिहार की नदी कौन सी है? पुनपुन नदी। औरंगाबाद, अरवल और पटना को जोड़ने वाली दक्षिणी बिहार की नदी कौन सी है? पुनपुन नदी। औरंगाबाद, अरवल और पटना को जोड़ने वाली दक्षिणी बिहार की नदी कौन सी है? पुनपुन नदी। पुनपुन का पौराणिक नाम बमागधी किस क्षेत्र से इसके जुड़ाव को दर्शाता है? मगध क्षेत्र से। पुनपुन का पौराणिक नाम बमागधी किस क्षेत्र से इसके जुड़ाव को दर्शाता है? मगध क्षेत्र से। गंगा नदी में दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियों में पुनपुन का संगम बिंदु क्या है? फतुहा। गंगा नदी में दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियों में पुनपुन का संगम बिंदु क्या है? फतुहा। अरवल जिला अपनी कृषि और जल आवश्यकताओं के लिए मुख्य रूप से किस नदी पर निर्भर है? पुनपुन नदी पर। अरवल जिला अपनी कृषि और जल आवश्यकताओं के लिए मुख्य रूप से किस नदी पर निर्भर है? पुनपुन नदी पर। पलामू जो झारखंड में है के फतुहा बिहार तक बहने वाली नदी कौन सी है? जैसे फतुहा बिहार में पटना के पास है वो अलग बात है, उसी तरह पलामू जो है झारखंड में है। तो ये बोला पलामू से फतुहा तक बहने वाली नदी कौन सी है? पुनपुन नदी। झारखंड से लेकर बिहार तक बहने वाली नदी है पुनपुन नदी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा अजय नदी का उद्गम बिहार के किस जिले से होता है? जमुई जिले से। जमुई जिले के किस विशिष्ट पहाड़ी भाग से अजय नदी निकलता है? जमुई के दक्षिणी में स्थित बट पहाड़ से। अजय नदी बिहार से निकलकर झारखंड के किस जिले में प्रवेश करती है? देवघर जिला में। अजय नदी जो है बिहार से निकलकर झारखंड के किस जिले में प्रवेश करती है? देवघर जो है झारखंड का एक जिला है। अजय नदी को अन्य किस प्राचीन नामों से जाना जाता है? अजयावती या अजमती। अजय नदी को अन्य किस प्राचीन नामों से जाना जाता है? अजयावती या अजमती। अजय नदी का प्रवाह मुख्य रूप से किन दिशाओं की ओर होती है? पूर्व से दक्षिण दिशा की ओर। अजय नदी का प्रवाह मुख्य रूप से किस दिशाओं में होती है? अजय नदी का प्रवाह पूर्व से दक्षिण की ओर। झारखंड से प्रवाहित पूर्व से दक्षिण की ओर। झारखंड से प्रवाहित होने के बाद अजय नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? झारखंड से प्रवाहित होने के बाद अजय नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? पश्चिम बंगाल में।
पश्चिम बंगाल में अजय नदी अंततः किस बड़ी नदी में समाहित हो जाती है? हुगली नदी में। पश्चिम बंगाल में अजय नदी अंततः किस बड़ी नदी में समाहित हो जाती है? अजय नदी हुगली नदी में। बट पहाड़ किस नदी का स्रोत क्षेत्र है? अजय नदी का। बट पहाड़ किस नदी का स्रोत क्षेत्र है? बट पहाड़ किस नदी का स्रोत क्षेत्र है? अजय नदी का। बिहार की वह कौन सी नदी है जो अंततः गंगा की वितरिका हुगली में मिलती है? अजय नदी। बिहार की वह कौन सी नदी है जो अंततः गंगा की वितरिका हुगली में मिलती है? अजय नदी। देवघर जिला किस नदी के प्रवाह मार्ग में आता है जो बिहार से निकलती है? अजय नदी। अजयावती नदी का आधुनिक नाम क्या? अजय नदी। जम्मू से निकलकर बंगाल की खाड़ी प्रणाली हुगली तक जाने वाली नदी कौन सी है? अजय नदी। जम्मू से जो निकलती है और बंगाल की खाड़ी प्रणाली तक जाने वाली नदी कौन सी है? अजय नदी। सकरी नदी को हम देखेंगे। सकरी नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार का कौन सा हिस्सा है? छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग हजारीबाग वाला पठार है। सकरी नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार का कौन सा हिस्सा है? छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग हजारीबाग पठार। सकरी नदी झारखंड से आकर बिहार के किन किन जिलों में प्रवाहित होती है? सकरी नदी आती है झारखंड से और बिहार के कौन कौन से जिले में प्रवाहित होती है? गया, नवादा, पटना और मुंगेर जिले में। गया, नवादा, पटना और मुंगेर जिले में। सकरी नदी झारखंड से आकर बिहार के किन किन जिलों में प्रवाहित होती है? गया, नवादा, पटना और मुंगेर जिले में। सकरी नदी अंततः किस मुख्य नदी में जाकर मिल जाती है? गंगा नदी में। सकरी नदी अंततः किस मुख्य नदी में जाकर मिल जाती है? गंगा नदी में। सकरी नदी को किस अन्य पौराणिक या ऐतिहासिक नाम से भी जाना जाता है? सुमागधी के नाम से। सकरी नदी को किस अन्य पौराणिक या ऐतिहासिक नाम से जाना जाता है? सुमागधी नाम से। सकरी नदी को किस अन्य पौराणिक या ऐतिहासिक नाम से जाना जाता है? सुमागधी नाम से। हजारीबाग पठार से निकलने वाली वह नदी कौन सी है जो मुंगेर और पटना तक जाती है? सकरी नदी। हजारीबाग पठार से निकलने वाली वह नदी कौन सी है जो मुंगेर और पटना तक जाती है? सकरी नदी। रामायण या प्राचीन ग्रंथों में वर्णित सुमागधी नदी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सुमागधी नदी जो रामायण या प्राचीन ग्रंथ में था वो अभी सकरी नदी के नाम से जाना जाता है। नवादा जिला किस प्रमुख नदी के प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सकरी नदी। सकरी नदी का मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे बिहार की कैसी नदी माना जाता है? चंचल और मार्ग बदलने वाली नदी। सकरी नदी को चंचल और मार्ग बदलने वाली नदी कहते हैं। गया और मुंगेर दोनों जिलों को छूने वाली दक्षिणी पठार की नदी कौन सी है? सकरी नदी। गया और मुंगेर जिले को छूने वाली दक्षिणी पठार की नदी कौन सी है? सकरी नदी। छोटा नागपुर के उत्तरी भाग से निकलने वाली सकरी नदी का समापन किस नदी में होता है? गंगा नदी में। छोटा नागपुर के उत्तरी भाग से निकलने वाली सकरी नदी का समापन किस नदी में होता है? गंगा नदी में। मगध क्षेत्र की वह नदी जो नवादा के मैदानों को सींचती है क्या कहलाती है? मगध क्षेत्र की वह नदी जो नवादा के मैदानों को सींचती है क्या कहलाती है? सकरी नदी। नेक्स्ट टॉपिक विल बी कर्मनासा नदी। कर्मनासा शब्द का शाब्दिक अर्थ है कर्म का नाश करना। कर्मनासा मतलब कर्म को ही नाश कर रहा है। कर्मनासा नदी का उद्गम विंध्याचल की पहाड़ियों में किस स्थान से होता है? कर्मनासा का उद्गम जो होता है विंध्याचल की पहाड़ी में सारूदाग कैमूर से होता है। कर्मनासा नदी बिहार के किस ऐतिहासिक स्थान के पास गंगा नदी मिलती है? चौसा नदी के पास कर्मनासा नदी मिलती है। वह कौन सी नदी है जो भारत के दो राज्यों बिहार और यूपी की प्राकृतिक सीमा बनाती है? कर्मनासा नदी। हिंदू धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार किस नदी को अत्यंत अपवित्र या अशुभ माना जाता है? कर्मनासा नदी को। कैमूर के सारूदाग से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? कर्मनासा। बक्सर जिले का चौसा क्षेत्र किस नदी के संगम के लिए जाना जाता है? गंगा और कर्मनासा नदी के संगम के लिए। बिहार की पश्चिमी सीमा पर बहने वाली वह नदी जो उत्तर प्रदेश को अलग करती है कौन सी नदी? कर्मनासा नदी। विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली बिहार की कौन सी नदी? कर्मनासा नदी। किस नदी के जल को छूना पारंपरिक रूप से धार्मिक दृष्टि से वर्जित माना जाता है? कर्मनासा नदी। कैमूर जिले से प्रवाहित होने वाली मुख्य विंध्य नदी कौन सी है? कर्मनासा नदी। कैमूर जिले से प्रवाहित होने वाली कर्मनासा मुख्य विंध्य नदी कौन सा है? कर्मनासा नदी। चौसा की लड़ाई का ऐतिहासिक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? कर्मनासा और गंगा नदी के समीप। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पंचानन नदी। पंचानन नदी का यह नाम पंचानन क्यों पड़ा? क्योंकि यह नदी 5 धाराओं के मेल से बनी है। पंचानन नदी की प्रमुख 5 धाराएं कौन कौन सी है? पैमार, तिलैया, धन, राजे, महने।
पैमार, तिलैया, धनराजे, महने आदि कुल 5 धाराएं। ये तो 4 गो हुआ रे। पैमान, तिलैया, धनराजे, महने, ये 4 धारा है। एक पंचानन हो गया। ये 5 धाराओं से मिलकर बनने वाली नदी पंचानन नदी होती है। पंचानन नदी का मूल उद्गम छोटा नागपुर का पठार। पंचानन नदी का मूल उद्गम छोटा नागपुर पठार। राजगीर की पहाड़ियों के अवरोध के कारण पंचानन की धाराएं नालंदा जिले में किस स्थान पर एक हो जाती है? गिरियक के पास। नालंदा में गिरियक है, कुछ स्थान होगा, गिरियक के पास एक हो जाती है। पैमार और तिलैया किस नदी तंत्र की मुख्य धारा है? पंचानन नदी का। पैमार और तिलैया किस नदी की मुख्य धारा है? पंचानन नदी का। धनराजे और महने नदियां अंततः किस नदी का स्वरूप लेती है? पंचानन नदी का। नालंदा जिले का गिरियक क्षेत्र किस नदी के विन्यास के लिए प्रसिद्ध है? गिरियक क्षेत्र है। नालंदा जिले का गिरियक क्षेत्र किस नदी के विन्यास के लिए प्रसिद्ध है? पंचानन नदी के एकत्रीकरण के लिए। राजगीर की पहाड़ियाँ किस नदी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर उसे संयुक्त धारा में बदलती है? पंचानन नदी। छोटा नागपुर पठार से निकलकर नालंदा में बहने वाली 5 धाराओं वाली नदियाँ पंचानन नदी। गिरियक के बाद पंचानन नदी किस जिले में के मैदान में आगे बढ़ती है? नालंदा जिले। गिरियक के बाद पंचानन नदी किस जिले के मैदान में आगे बढ़ती है? नालंदा के पास। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किऊल नदी। किऊल नदी का उद्गम झारखंड के किस जिले से होता है? गिरिडीह जिला, हजारीबाग के पठार। झारखंड के किस जिले से? गिरिडीह जिला, हजारीबाग के पठार से किऊल नदी का उद्गम होता है। किऊल नदी बिहार के किस जिलों में सबसे पहले प्रवेश करती है? जमुई जिला में सबसे पहले। झारखंड से जमुई जिला में सबसे पहले किऊल नदी प्रवेश करती है। जमुई जिले में किस स्थान या पहाड़ी के पास किऊल नदी बिहार में दाखिल होती है? सात पहाड़ी के पास है। सत पहाड़ी के पास है। जमुई जिले में किस स्थान या पहाड़ी के पास किऊल नदी बिहार में दाखिल होती है? सात पहाड़ी के पास। किऊल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? बरनर, अंजन और हरोहर, हलहाल। किऊल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? किऊल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? बरनर, अजन और हरोहर। किऊल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? बरनर, अजन और हरोहर। किऊल नदी लखीसराय जिले में किस स्थान पर गंगा नदी में विलीन हो जाती है? सूर्यगढ़ा के पास। किऊल नदी लखीसराय जिले में किस स्थान पर गंगा नदी में विलीन हो जाती है? लखीसराय में सूर्यगढ़ा के पास से। हरोहर या हलहाल नदी किस मुख्य नदी की सहायक नदी है? किऊल नदी की। हरोहर या हलहाल नदी किस मुख्य नदी की सहायक नदी? किऊल नदी की। बरनर और अंजन नदियाँ किस जिले में किऊल नदी से मिलती है? जमुई जिले से। बरनर और अंजन नदियाँ किस जिले में किऊल नदी से मिलती है? जमुई जिला। बरनर और अंजन नदियाँ किस जिले में किऊल नदी से मिलती है? जमुई जिले में। लखीसराय और किऊल शहर किस नदी के तट पर स्थित है? लखीसराय और किऊल शहर किस नदी के तट पर स्थित है? लखीसराय और किऊल शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो किऊल नदी। गिरिडीह झारखंड से सूर्यगढ़ा बिहार तक का सफर तय करने वाली नदी कौन सी है? गिरिडीह झारखंड से लेकर सूर्यगढ़ा बिहार तक सफर करने वाली नदी किऊल नदी। 7 पहाड़ी भौगोलिक स्थल बिहार के किस जिले में किऊल नदी के प्रवेश द्वार के रूप में स्थित है? जमुई जिला। नदियों के तट पर बसे बिहार के मुख्य शहर व अन्य तथ्य। दी गई तालिका के अनुसार गंगा नदी के तट पर गंगा नदी दी गई तालिका के अनुसार गंगा नदी के तट पर बिहार के कौन से 4 प्रमुख शहर बसे हैं? गंगा नदी के तट पर पटना है, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर। पटना, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर गंगा नदी के तट पर है। समस्तीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर और बेतिया किस नदी के तट पर है? बूढ़ी गंडक। समस्तीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर और बेतिया किस नदी के तट पर स्थित है? बूढ़ी गंडक। डेहरी ऑन सोन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ? डेहरी ऑन सोन शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ? सोन नदी के किनारे पर। डेहरी ऑन सोन शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ? सोन नदी के किनारे पर। छपरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है और दरभंगा किस नदी के किनारे? छपरा सरयू घाघरा नदी के किनारे और दरभंगा बागमती नदी के किनारे स्थित है। छपरा सरयू मतलब घाघरा नदी के किनारे और दरभंगा जो है बागमती नदी के किनारे स्थित है। हाजीपुर और सोनपुर शहर किस नदी तट पर स्थित है तथा फतुहा किस नदी पर है? हाजीपुर और सोनपुर गंडक नदी के तट पर है, जबकि फतुहा पुनपुन और गंगा के संगम पर है। फतुहा जो है पुनपुन और गंगा के संगम पे है बसा हुआ और हाजीपुर और सोनपुर गंडक नदी के तट पर है।
नेक्स्ट टॉपिक बोली बिहार की नदियाँ, उसका उद्गम और उसका संगम स्थल। गंगा नदी का उद्गम गौमुख में गंगोत्री हिमनद से। गंगा नदी का संगम या विसर्जन कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में। गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अन्नपूर्णा श्रेणी के मानमोट तथा कुटांग के मध्य। अन्नपूर्णा श्रेणी के मानमोट तथा कुटांग के मध्य से। गंडक नदी बिहार में किस नदी में और कहाँ मिलती है? गंडक नदी जो है बिहार में गंगा नदी में हाजीपुर के निकट से मिलती है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कौन सा हिमनद है? मापचाचुंगो हिमनद। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कौन सा हिमनद है? घाघरा नदी का उद्गम स्थल कौन सा हिमनद है? मापचाचुंगो हिमनद। घाघरा नदी गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है? छपरा के निकट। घाघरा नदी गंगा में कहाँ से मिलती है? छपरा के निकट। बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम बिहार के किस क्षेत्र से है? सोमेश्वर की पहाड़ी चौखा चौर से। बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम बिहार के किस क्षेत्र से है? सोमेश्वर पहाड़ी की चौखा चौर से। बूढ़ी गंडक गंगा नदी में कहाँ विलीन होती है? मुंगेर जिले के उत्तर झांसी में। बूढ़ी गंडक गंगा में कहाँ विलीन होती है? मुंगेर जिले के उत्तर झांसी में। बागमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाभारत श्रेणी, नेपाल। बागमती नदी बिहार में किस नदी से और कहाँ मिलता है? बागमती नदी बिहार में बूढ़ी गंडक में बेगूसराय जिला में मिलता है। बूढ़ी गंडक में बेगूसराय जिला में मिलता है बागमती नदी। कमला नदी का उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी, नेपाल। कमला नदी किस नदी में जाकर मिलती है? कोसी नदी में। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोसाईनाथ की चोटी। कोसी नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? कुर्सेला कटिहार जिला में। महानंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। महानंदा नदी गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है? मनिहारी कटिहार के निकट। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा पठार है? अमरकंटक पठार। सोन नदी गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है? मनेर पटना के निकट। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ? छोटा नागपुर पठार, पलामू क्षेत्र। पुनपुन नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? फतुहा पटना के निकट। कर्मनाशा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विंध्यन पहाड़ी से। कर्मनाशा नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती है? चौसा बक्सर के निकट। कर्मनाशा नदी गंगा में आकर कहाँ मिलती है? चौसा बक्सर के निकट। फल्गु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार से। फल्गु नदी का संगम कहाँ होता है? टाल क्षेत्र में। फल्गु नदी का संगम टाल क्षेत्र में। अजय नदी का उद्गम बिहार के किस जिले से होता है? बटपाड़ जमुई जिला से। अजय नदी का उद्गम बटपाड़ जमुई जिला से। अजय नदी अंत में किस नदी में और कहाँ मिलती है? गंगा नदी पश्चिम बंगाल में। अजय नदी अंत में कहाँ में और कहाँ मिलती है? गंगा नदी पश्चिम बंगाल में। सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी छोटा नागपुर पठार क्षेत्र। सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी छोटा नागपुर पठार क्षेत्र। सकरी नदी गंगा में किन नदियों के साथ मिलकर मिलती है? सकरी नदी गंगा में किन नदियों के साथ मिलकर मिलती है? सकरी नदी क्यूल तथा मोहर नदियों के साथ मिलती है। सकरी नदी क्यूल तथा मोहर नदियों के साथ मिलती है। क्यूल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? झारखंड गिरिडीह जिला से। क्यूल नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? सूरजगढ़ा लखीसराय जिला में। गंगा नदी का प्रवाह बिहार में मुख्यतः किस दिशा की ओर है? पश्चिम से पूर्व की ओर। गंगा नदी का प्रवाह बिहार में मुख्यतः किस दिशा की ओर है? गंगा नदी का प्रवाह बिहार में मुख्यतः किस दिशा की ओर? गंगा नदी का प्रवाह बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर है। नेपाल की महाभारत श्रेणी से निकलने वाली बिहार की किन्हीं दो प्रमुख नदियों का नाम। नेपाल की महाभारत श्रेणी से निकलने वाली बिहार की किन्हीं दो प्रमुख नदियों का नाम? बागमती और कमला। छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली किन्हीं दो प्रमुख नदियों का नाम क्या है? पुनपुन और फल्गु। छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली किन्हीं दो प्रमुख नदियों का नाम क्या है? छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली किन्हीं दो प्रमुख नदियों का नाम है पुनपुन और फल्गु। अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर बहने वाली बिहार की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? सोन नदी। हाजीपुर किस नदी के किनारे स्थित है जहाँ वह गंगा में विलीन होती है? हाजीपुर किस नदी के किनारे है? हाजीपुर है गंडक नदी के किनारे। और ये गंडक नदी हाजीपुर किस नदी के किनारे स्थित है और जहाँ वह गंगा में विलीन होती है? हाजीपुर गंगा में थोड़ी ना विलीन होगा, गंडक विलीन होती है गंगा में हाजीपुर के किनारे से। छपरा के निकट गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? घघरा नदी। छपरा के निकट गंगा में मिलने वाली कौन सी नदी है? घघरा नदी। सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलने वाली एकमात्र प्रमुख नदी कौन सी है? बूढ़ी गंडक। सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलने वाली एकमात्र प्रमुख नदी कौन सी है? बूढ़ी गंडक। बेगूसराय जिले में बागमती नदी किस नदी में समाहित होती है? बेगूसराय जिले में बागमती नदी किस नदी में समाहित होती है? बूढ़ी गंडक में। कुर्सेला जिसे कटिहार बोलते हैं, ठीक है, मतलब कटिहार नहीं बोलते, कटिहार में ही कुर्सेला एक जगह होगा, ठीक है। कुर्सेला में गंगा से मिलने वाली नदी
जिसे बिहार का शोक बोलते हैं कोसी। कुर्सेला में गंगा से मिलने वाली नदी जिसे बिहार का शोक बोलते हैं कोसी नदी। मनिहारी कटिहार के निकट, मनिहारी कटिहार में है, के निकट गंगा में मिलने वाले उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? महानंदा नदी। मनिहारी कटिहार के निकट गंगा में मिलने वाले उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? महानंदा नदी। महानंदा नदी मनिहारी जो कि कटिहार में है और कटिहार के निकट गंगा में मिलने वाले उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? महानंदा नदी। पटना के निकट मनेर में गंगा से मिलने वाली नदी कौन सी है? सोन नदी। पटना के निकट मनेर में गंगा से मिलने वाली नदी कौन सी है? सोन नदी। पटना के निकट मनेर में गंगा से मिलने वाली नदी कौन सी है? सोन नदी। फतुहा के समीप गंगा में मिलने वाली नदी का नाम क्या है? पुनपुन नदी। फतुहा के समीप गंगा में मिलने वाली नदी का नाम क्या है? पुनपुन नदी। चौसा बक्सर के निकट गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? कर्मनाशा नदी। बक्सर के निकट गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? कर्मनाशा नदी। बिहार की वह नदी जो पश्चिम बंगाल में जाकर गंगा नदी में मिलती है? अजय नदी। बिहार की वह नदी जो पश्चिम बंगाल में जाकर गंगा में मिलती है? अजय नदी। बिहार की वह कौन सी नदी? अजय नदी जो पश्चिम बंगाल, किधर है? पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में जाकर गंगा नदी में मिलती है। मोहर नदी और क्यूल नदी के साथ मिलकर गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? सकरी नदी। मोहर नदी और क्यूल नदी के साथ मिलकर गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? सकरी नदी। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा में गंगा से मिलने वाली नदी कौन सी? क्यूल नदी। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा में गंगा से मिलने वाली नदी कौन सी? क्यूल नदी। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा में गंगा से मिलने वाली नदी कौन सी है? क्यूल नदी। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलने वाली बिहार की नदी का नाम क्या है? महानंदा। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? महानंदा। गोसाईनाथ चोटी किस नदी का स्रोत है? कोसी नदी का। गोसाईनाथ चोटी किस नदी का स्रोत है? गोसाईनाथ चोटी किस नदी का स्रोत है? कोसी नदी का। गोसाईनाथ चोटी किस नदी का स्रोत है? गोसाईनाथ चोटी किस नदी का स्रोत है? कोसी नदी का। गोसाईनाथ चोटी किस नदी का स्रोत है? गोसाईनाथ चोटी किस नदी का स्रोत है? कोसी नदी का। माप चाचुंगो हिमनद से निकलने वाली नदी बिहार के किस जिले के निकट गंगा में मिलती है? सारण छपरा। माप चाचुंगो हिमनद से निकलने वाली नदी बिहार के किस जिले के निकट गंगा में मिलती है? सारण छपरा में। अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलने वाली नदी बिहार के किस वैशाली जिला क्षेत्र के पास गंगा में मिलती है? हाजीपुर। अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलने वाली नदी बिहार के किस वैशाली जिला क्षेत्र के पास गंगा में मिलती है? हाजीपुर। झारखंड के गिरिडीह जिले से निकलने वाली बिहार की नदी कौन सी? क्यूल नदी। उत्तर मांझी मुंगेर में गंगा से मिलने वाली नदी का उद्गम स्थल क्या है? सोमेश्वर की पहाड़ी। उत्तर मांझी मुंगेर में गंगा से मिलने वाली नदी का उद्गम स्थल क्या है? सोमेश्वर की पहाड़ी। उत्तर मांझी मुंगेर में गंगा से मिलने वाली नदी का उद्गम स्थल क्या है? सोमेश्वर पहाड़ी। कर्मनाशा नदी का उद्गम किस पर्वत श्रृंखला से होता है? विंध्य पर्वत श्रृंखला से। कर्मनाशा नदी का उद्गम किस पर्वत श्रृंखला से होता है? विंध्य पर्वत श्रेणी से। जम्मू जिले के बटपाड़ से किस नदी का उद्गम हुआ है? अजय नदी का। पलामू छोटा नागपुर पठार किस नदी का उद्गम स्थल है? पुनपुन नदी। छोटा नागपुर पठार पलामू क्षेत्र से किस नदी का उद्गम स्थल है? पुनपुन नदी का। मानमोट और कुटांग के बीच से कौन सी नदी निकलती है? गंडक नदी। मानमोट और कुटांग के बीच से कौन सी नदी निकलती है? गंडक नदी। बागमती नदी का विसर्जन किस नदी में होता है? बूढ़ी गंडक में। बागमती जो होती है बागमती बूढ़ी गंडक, तो बागमती नदी का विसर्जन किस नदी में होती है? बूढ़ी गंडक में। कमला नदी अंततः किस नदी की सहायक बनती है? उसमें मिलती है कोसी नदी में। कमला नदी किस नदी की अंततः सहायक बनती है या उसमें मिलती है? कोसी नदी में। कौन से कमला, कोस से कोसी। फल्गु नदी किस विशेष क्षेत्र में जाकर समाप्त या विलीन हो जाता है? टाल क्षेत्र में। फल्गु नदी जो है वो गया क्षेत्र में है, ठीक है, और ये कहाँ पे जाके समाप्त हो जाती है? टाल क्षेत्र में। गंगा की वह सहायक नदी जो सीधे दक्षिण में आकर पटना के पूर्व फतुहा में मिलती है? पुनपुन नदी। गंगा की वह सहायक नदी जो सीधे दक्षिण से आकर पटना के पूर्व फतुहा में मिलती है? पुनपुन नदी। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सहायक नदी पहले होना जरूरी है, वो पुनपुन नदी है। जो सीधे दक्षिण से आकर पटना के पूर्व फतुहा में मिलती है, वो पुनपुन नदी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नदी संरक्षण, उसके विशेष नोट्स। बिहार सरकार किस जिले में लखनदेई नदी की पुरानी धारा को पुनर्जीवित कर रही है? सीतामढ़ी जिले में लखनदेई नदी है, उसकी जलधारा को जीवित कर रही है, मतलब कि ये नदी सूख गई होगी, उसकी फिर से खुदाई और पानी वानी दे के फिर मतलब जिंदा करना, इस तरह की बात की जा रही है। तो ये चीज़ हो रहा है सीतामढ़ी जिले में। बख्तियारपुर में किस नदी की पुरानी धारा को पुनर्जीवित किया जा रहा है? संरक्षण, नदियों का संरक्षण, मतलब वो विलुप्त होने के कगार पे है तो उसे संरक्षण देके उसके प्रोटेक्शन करके उसको फिर से पुनर्जीवित करना ही नदी का संरक्षण कहलाता है, ठीक है। बख्तियारपुर में किस नदी की पुरानी धारा को
पुनर्जीवित करने की योजना शुरू की गई? गंगा नदी की पुरानी धारा को। बख्तियारपुर में गंगा नदी की पुरानी धारा जो थी उसको जीवित करने की कोशिश की जा रही है। सीतामढ़ी में किस नदी की पुरानी धारा को जीवित, हाँ पहला क्वेश्चन यही थे ना, लखनदेई नदी। वही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया। सीतामढ़ी में किस नदी की पुरानी धारा को पुनर्जीवित करने की योजना है? तो लखनदेई नदी। हाल ही के वर्ष में बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में नदियों के किनारों के दीर्घकालीन संरक्षण के लिए किस आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया गया है? सीट पाइपलाइन का, सीट पाइलिंग। हाल ही के वर्षों में बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्रों में, बाढ़ से प्रबंधन करना है, ठीक है, बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्रों में नदियों के किनारों के दीर्घकालीन संरक्षण के लिए किस आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है? सीट पाइलिंग तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्रों में नदियों के किनारों का दीर्घकालीन संरक्षण। बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र, जहां बाढ़ से प्रबंधन किया जाता है जिस क्षेत्र को, उसके नदियों के किनारों का दीर्घकालीन संरक्षण करने के लिए हम सीट पाइलिंग का यूज करते हैं। लखनदेई नदी की पुरानी धारा को पुनर्जीवित करने का कार्य बिहार के किस प्रशासनिक विभाग या जिले में हो रहा है? सीतामढ़ी जिला में। तीसरा बार ये क्वेश्चन इस रिपीट किया है। गंगा नदी की पुरानी धारा को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई गई थी बख्तियारपुर में। बाढ़ प्रबंधन के लिए खोजी गई आधुनिक तकनीकी सीट पाइलिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नदियों के किनारों पर। 3 क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन बना दिया ये लोग साल। बिहार सरकार की नदी पुनरुद्धार योजना के तहत किन 2 स्थानों पर नदियों को पुरानी धाराओं को जीवित किया जाएगा? सीतामढ़ी जो कि लखनदेई नदी और बख्तियारपुर गंगा नदी। बिहार में नदियों के कटाव को रोकने के लिए प्रयुक्त नवीन धातु सामग्री आधारित तकनीकी क्या है? सीट पाइलिंग। 3 क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन बना ही दिया। बिहार के प्रमुख जलप्रपात सिद्धांत। जलप्रपात वाटरफॉल किसे कहते हैं? उस भौगोलिक स्थिति को जहां नदी पर्वतीय अथवा पठारी क्षेत्रों से तीव्र ढाल के सहारे नीचे उतरती है उसे जलप्रपात कहते हैं। एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां से नदी जो है पर्वत अथवा पठारी क्षेत्र से डायरेक्ट ऊपर से नीचे पानी गिरता है, लाइक झरना, उसे कहते हैं जलप्रपात। जलप्रपात वाले भौगोलिक क्षेत्र में चट्टानों की स्थिति कैसी होती है? जहाँ कठोर और मुलायम चट्टानें क्षैतिज अवस्था में होती है। जलप्रपात निर्माण में किस प्रकार के चट्टान का अपरदन तेजी से होता है? मुलायम चट्टानों का। मुलायम है तभी तो वो जल्दी टूटेगा। जलप्रपात निर्माण के समय कौन कौन सी चट्टानें यथावत स्थिति में बनी रहती है? कठोर चट्टानें। बिहार में जलप्रपात मूलतः किस भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? सीमांत पठारी क्षेत्र में। बिहार में जलप्रपात मूलतः किस भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? सीमांत पठारी क्षेत्र में। बिहार के किन प्रमुख जिलों में जलप्रपात बहुतायत में पाए जाते हैं? जलप्रपात बहुतायत में पाए जाने वाला जिला कौन सा? रोहतास, कैमूर, गया, नवादा। बिहार का सबसे ऊंचा एवं प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? ककोलत जलप्रपात। नाइस क्वेश्चन। बिहार का सबसे ऊंचा एवं प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा जिले में। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा जिले में। ककोलत जलप्रपात नवादा से किस दिशा की और कितनी दूरी पर है? नवादा से 16 किलोमीटर दक्षिण में है। ककोलत जलप्रपात नवादा से किस दिशा में और कितनी दूरी स्थित है? ककोलत जलप्रपात नवादा से किस दिशा में और कितनी दूरी पर स्थित है? नवादा से 16 किलोमीटर दक्षिण में। ककोलत जलप्रपात किस पहाड़ी पर स्थित है? ककोलत जलप्रपात किस पहाड़ी पर स्थित है? ककोलत पहाड़ी पर। मीटर में ककोलत जलप्रपात की कुल ऊंचाई कितनी है? 47 मीटर। मीटर में ककोलत जलप्रपात की कुल ऊंचाई कितनी है? 47 मीटर। फिट में ककोलत जलप्रपात की कुल ऊंचाई कितनी है? 160 फीट। ककोलत जलप्रपात की कुल ऊंचाई है 47 मीटर और फिट में बोले तो 160 फीट। 47 मीटर या 160 फीट बोल लूँ। ककोलत जलप्रपात की मुख्य जलप्रपात की ऊंचाई 24 मीटर 80 फीट। ककोलत जलप्रपात की मुख्य जो मतलब इम्पॉर्टेंट जलप्रपात है उसकी ऊंचाई 24 मीटर 80 फीट। वो कितना था? वो 160 फीट था, 47 मीटर था और ये 24 मीटर 80 फीट है। ककोलत जलप्रपात का निर्माण कोडरमा पठार से उतरने वाली कितनी धाराओं का संगम से हुआ है? 7 धाराओं के संगम से। ककोलत जलप्रपात का निर्माण कोडरमा पठार से उतरने वाली कितनी धाराओं के संगम से हुआ है? 7 धाराओं के संगम से। ककोलत जलप्रपात को जल देने वाली धाराएं किस पठार से उतरती है? कोडरमा पठार से। ककोलत जलप्रपात को जल देने वाली धाराएं किस पठार से उतरती है? ककोलत जलप्रपात को जल देने वाली धाराएं किस पठार से उतरती है? कोडरमा पठार से। नेक्स्ट टॉपिक जलप्रपात तालिका। ककोलत जलप्रपात किस नदी या धारा द्वारा निर्मित होती है? ककोलत नदी के द्वारा। कोडरमा पठार से उतरने वाली धारा। ककोलत जलप्रपात किस नदी या धारा द्वारा निर्मित होती है? ककोलत नदी के द्वारा।
सुखलहरी सुखलदरी जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? रोहतास जिले में। सुखलदरी जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? रोहतास जिला में। धुआं कुंड जलप्रपात की कुल ऊंचाई कितनी है? धुआं 30 मीटर। धुआं 30 मीटर। धुआं कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? काव धोआ नदी पर। धुआं कुंड है तो कौवा हो जाता है। काव धोआ नदी कुंड पे। धुआं कुंड जलप्रपात रोहतास जिले के किस विशेष स्थान पर है? ताराचंडी पे। वेट ये धुआं कुंड कुछ ज़्यादा ही धुआं कर रहा है। पहला बोला गया धुआं कुंड जलप्रपात की कुल ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। ठीक है। धुआं कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो उस नदी का नाम है काव धोआ नदी। अब बोला धुआं कुंड जलप्रपात रोहतास जिले के किस विशेष स्थान पे? पहले तो नदी बोल दिया, वो नदी के आसपास का जो स्थान है वो क्या है? ताराचंडी। नेक्स्ट है हमारा दुर्गावती जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? खादर कोह जिसे कहते हैं। दुर्गावती जलप्रपात की ऊंचाई 80 मीटर है। दुर्गावती जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो दुर्गावती नदी पर निर्मित है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास, ये भी जैसे वो था ना, जैसे धुआं कुंड था वैसे दुर्गावती भी रोहतास में ही है। नहीं भाई, दुर्गावती जलप्रपात किस नदी पर है? दुर्गावती नदी पे। और दुर्गावती जलप्रपात रोहतास के किस स्थान पर है? ये भी रोहतास में ही है, दोनों, धुआं कुंड और दुर्गावती। लेकिन ये छान पापर स्थान में है और वो कहाँ था? ताराचंडी में था। छान पापड़ पापड़ छान के खिला रहे भाई इसको। अब जियारखंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो भोजपुर जिले में। जियारखंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? भोजपुर जिला में। जियारखंड जलप्रपात किस स्थान या गांव के निकट है? जियारखंड गांव के निकट। जियारखंड जलप्रपात किस स्थान या गांव के निकट है? जियारखंड के निकट। जियारखंड जलप्रपात किस स्थान या गांव के निकट है? जियारखंड के निकट। जियारखंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? फुलवरिया नदी पर। जियारखंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जियारखंड जलप्रपात फुलवरिया नदी पर स्थित है। कनहर नदी के द्वारा बिहार में किस जलप्रपात का निर्माण होता है? सुखलदरी जलप्रपात का। कनहर नदी के द्वारा बिहार में किस जलप्रपात का निर्माण होता है? सुखलहरी जलप्रपात का। जियारखंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में? भोजपुर जिले में। जियारखंड जलप्रपात किस स्थान गांव के निकट है? जियारखंड गांव के निकट। जियारखंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? फुलवरिया नदी पर। जियारखंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? फुलवरिया नदी पर। कनहर नदी के द्वारा बिहार के किस जलप्रपात का निर्माण होता है? सुखलदरी जलप्रपात का। कनहर नदी के द्वारा बिहार में किस जलप्रपात का निर्माण होता है? कनहर नदी के द्वारा बिहार में किस जलप्रपात का निर्माण होता है? सुखलदरी जलप्रपात का। सुखलदरी जलप्रपात बिहार के अतिरिक्त और किस राज्य की सीमा पर स्थित है? उत्तर प्रदेश की सीमा पे। सुखलदरी जलप्रपात बिहार के अतिरिक्त और किस राज्य की सीमा पर स्थित है? उत्तर प्रदेश की सीमा पे। तुतला भवानी एवं करकट जलप्रपात बिहार की किन पहाड़ियों में स्थित है? कैमूर पहाड़ी में। तुतला भवानी एवं करकट जलप्रपात बिहार की किन पहाड़ियों में स्थित है? कैमूर पहाड़ियों में। तुतला भवानी एवं करकट जलप्रपात बिहार के किन पहाड़ी में स्थित है? कैमूर पहाड़ियों में। कैमूर पहाड़ियों में स्थित बिहार के दो प्रमुख पर्यटन स्थल जलप्रपात का नाम है तुतली भवानी एवं करकट जलप्रपात। बिहार के जलप्रपात। तमासीन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? महाने नदी पर। तमासीन जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? महाने जिला में। तमासीन महाने जिला में स्थित है। सुवारी दाह जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 180 मीटर। सुवारी दाह जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ? असाने नदी पर। सुवारी दाह जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? रोहतास जिले में। सकीम कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गायघाट नदी में। सकीम कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गायघाट नदी में। सकीम कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में? रोहतास जिले में। ओखारीन कुंड जलप्रपात की कुल ऊंचाई कितनी है? 90 मीटर। ओखारीन कुंड जलप्रपात की कुल ऊंचाई कितनी है? 90 मीटर। ओखारीन कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोपत नदी पर। ओखारीन कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले के अंतर्गत आता है? रोहतास जिले के अंतर्गत। सुवारा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी अंकित की है? 120 मीटर। सुवारा जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? पूर्वी सुवारा नदी पर। सुवारा जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? रोहतास जिले में। देवदारी जलप्रपात की कुल ऊंचाई कितनी है? 58 मीटर। देवदारी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? कर्मनासा नदी पर। देवदारी जलप्रपात किस भौगोलिक क्षेत्रीय जिले में स्थित है? रोहतास, पठार, कैमूर।
तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 80 मीटर। 80 मीटर। तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पश्चिम सुवारा नदी पर। पश्चिम सुवारा नदी पर। तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात बिहार के किस विशिष्ट पठारी क्षेत्र में है? रोहतास पठार कैमूर में। रोहतास पठार कैमूर में। मंझर कुंड और धुआं कुंड नामक प्रसिद्ध जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? रोहतास जिला में। रोहतास जिला में। नेक्स्ट टॉपिक विल बी बिहार के गर्म जल कुंड। बिहार में मुख्य रूप से किन 3 जिलों में प्रसिद्ध गर्म जल कुंड पाए जाते हैं? राजगीर, मुंगेर, गया। राजगीर, मुंगेर, गया। गर्म जल कुंडों में जल के गर्म होने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? जल में लवण एवं गंधक का होना। जल में लवण एवं गंधक का होना। बिहार का कौन सा स्थान गर्म जलकुंडों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? राजगीर। राजगीर। राजगीर में किस नाम से 7 धाराओं वाला प्रसिद्ध गर्म जलकुंड बहता है? सप्तधारा सतधरवा। सप्तधारा सतधरवा के नाम से। राजगीर के सभी गर्म जलकुंडों के जल का तापमान सामान्यतः कितना से अधिक होता है? 70 डिग्री सेल्सियस। 70 डिग्री सेल्सियस। बिहार का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है? ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड। बिहार के सबसे गर्म जलकुंड ब्रह्मकुंड का तापमान कितना होता है? 87 डिग्री सेल्सियस। 87 डिग्री सेल्सियस। मुंगेर जिले का वह प्रसिद्ध जलकुंड कौन सा है जिनकी मुख्य विशेषता यह है कि इसका तापमान साल भर एक समान रहता है? सीताकुंड। सीताकुंड। सीताकुंड का तापमान हमेशा एक जैसा रहता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया राजगीर के प्रमुख गर्म जलकुंड। राजगीर में कौन कौन से गर्म जलकुंड है? सप्तधारा या सतधरवा जलकुंड बिहार के किस ऐतिहासिक स्थान पर है? सप्तधरवा। सतधारा राजगीर। सूर्यकुंड राजगीर। गौमुख कुंड राजगीर। सर्वाधिक तापमान वाला ब्रह्मकुंड राजगीर। गौमुख कुंड जल कुंड बिहार के किस पर्यटन स्थल पर पाया जाता है? राजगीर। नानक कुंड नामक गर्म जलकुंड कहाँ है? राजगीर। मखदुम कुंड राजगीर। मतलब कौन कौन सा कुंड है? मखदुम कुंड, नानक कुंड, ब्रह्म कुंड, गौमुख कुंड, सूर्य कुंड, सप्तधारा, सतधरवा कुंड। नेक्स्ट टॉपिक आ गया 4 नंबर हमारा। कलर चेंज करते हैं आसमानी। मुंगेर और गया के प्रमुख गर्म जलकुंड। राजगीर का गर्म जलकुंड देख लिया। मुंगेर और गया का जलकुंड देखते हैं गर्म वाला। सीताकुंड नामक गर्म जलकुंड बिहार के किस जिले में स्थित है? मुंगेर जिले में। सीताकुंड मुंगेर जिला। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला भीम बांध जलकुंड मुंगेर। भीम बांध मुंगेर। भीम बांध मुंगेर। लक्ष्मीश्वर कुंड गर्म जलकुंड बिहार के किस जिले में स्थित है? मुंगेर में। लक्ष्मीश्वर कुंड मुंगेर जिला। लक्ष्मीश्वर कुंड मुंगेर जिला। रामेश्वर कुंड नामक गर्म जलकुंड मुंगेर जिला। रामेश्वर कुंड मुंगेर जिला। पंचतर नामक गर्म जलकुंड बिहार के किस जिले में है? मुंगेर जिला। पंचतर नामक जलकुंड मुंगेर जिला। मुंगेर जिला। ऋषिकुंड नामक प्रसिद्ध गर्म जलकुंड कहाँ है? मुंगेर जिला। ऋषिकुंड मुंगेर जिला। ऋषिकुंड मुंगेर जिला। ऋषिकुंड मुंगेर जिला। ऋषिकुंड मुंगेर जिला। जनक कुंड गर्म जलकुंड बिहार के किस जिले का हिस्सा है? मुंगेर का। जनक कुंड गर्म जलकुंड बिहार के किस जिले में है? मुंगेर में। मुंगेर में। जनक कुंड मुंगेर जिला में। जनक कुंड मुंगेर जिला में है। मुंगी ऋषिकुंड नामक विशिष्ट जलकुंड कहाँ स्थित है? मुंगेर में। मुंगी ऋषिकुंड मुंगेर जिला में। मुंगी ऋषिकुंड किस जिला में है? मुंगेर जिला। मुंगी ऋषिकुंड मुंगेर जिला। मुंगी ऋषिकुंड मुंगेर जिला। भरारी कुंड नामक गर्म जलकुंड बिहार के किस जिले में स्थित है? मुंगेर में। भरारी कुंड मुंगेर जिला। भरारी कुंड मुंगेर जिला। भरारी कुंड नामक गर्म जलकुंड बिहार के किस जिले में स्थित है? मुंगेर जिले में। भरारी कुंड नामक गर्म जलकुंड बिहार के किस जिले में स्थित है? भरारी कुंड नामक गर्म जलकुंड बिहार के किस जिले में स्थित है? मुंगेर जिला में। लक्ष्मण कुंड नामक गर्म जलकुंड कहाँ पाया जाता है? मुंगेर जिला में। लक्ष्मण कुंड नामक गर्म जलकुंड कहाँ पाया जाता है? मुंगेर जिला में। अग्निकुंड नामक गर्म जलकुंड बिहार के किस प्रसिद्ध धार्मिक जिले में है? गया में। अग्निकुंड नामक गर्म जलकुंड गया में। अग्निकुंड नामक जलकुंड गया में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे बिहार की झीलें सामान्य भौगोलिक परिचय। बिहार की झीलें। बिहार के उत्तरी मैदानों में प्राकृतिक झीलों का निर्माण मुख्य रूप से किन नदियों के कारण हुआ? गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी तथा महानंदा। गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी तथा महानंदा। बिहार के उत्तरी मैदानों में प्राकृतिक झीलों का निर्माण मुख्य रूप से किन नदियों के कारण हुआ? बिहार के उत्तरी मैदानों में प्राकृतिक झीलों का निर्माण मुख्य रूप से किन नदियों के कारण हुआ? गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी तथा महानंदा। गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी तथा महानंदा। मैदानी क्षेत्रों में नदियों का ढाल कम होने से उनकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? मैदानी क्षेत्रों में नदियों का ढाल कम होने से इनकी गति में क्या प्रभाव पड़ता है? नदी की गति अत्यंत धीमी हो जाती है। नदी की गति धीमी होने के फलस्वरूप नदियाँ अपने साथ बहाकर लाए गए किन पदार्थों का परिवहन करने में असमर्थ हो जाता है? अवसादों का। नदी की गति धीमी होने के फलस्वरूप नदियाँ अपने साथ बहाकर लाए गए किन पदार्थों का परिवहन करने में असमर्थ हो जाती है? अवसादों का।
नदियाँ जब अवसाद जमा कर देती है तो वह कालांतर में किसका रूप ले लेती है? एक झील का। नदियाँ जब अवसाद जमा करती है तो कालांतर में किसका स्वरूप लेती है? झील का। उत्तरी बिहार के मैदान में पाए जाने वाली किन्हीं 5 प्रमुख झीलों का नाम बताएं। उत्तरी बिहार के मैदान में पाए जाने वाली किन्हीं 5 प्रमुख झीलों का नाम। कांवर झील, कुशेश्वर स्थान झील, घोघा झील, सिमरी बख्तियारपुर झील और उदयपुर झील। उदयपुर झील, सिमरी बख्तियारपुर झील, घोघा झील, कुशेश्वर स्थान झील, कांवर झील। कांवर झील, कुशेश्वर स्थान झील, घोघा झील, सिमरी बख्तियारपुर झील और उदयपुर झील। घोघा झील को स्थानीय भाषा में और किस नाम से जाना जाता है? घोघा चाप के नाम से। घोघा झील को स्थानीय भाषा में और किस नाम से जाना जाता है? घोघा चाप के नाम से। घोघा झील को किस नाम से और जाना जाता है? घोघा चाप के नाम से। बिहार में झील जैसे जलमग्न क्षेत्रों को स्थानीय भाषा में किन नामों से जाना जाता है? बिहार में झील जैसे कि जलमग्न क्षेत्रों को स्थानीय भाषा में किन नामों से जाना जाता है? ताल, चौर और आदि नाम से। बिहार में झील जैसे जलमग्न क्षेत्रों को स्थानीय भाषा में और किस नाम से जाना जाता है? ताल, चौर आदि के नाम से। ताल, चौर आदि के नाम से। इन अत्यधिक जलमग्न क्षेत्रों को वैज्ञानिक और पर्यावरण की भाषा में क्या कहा जाता है? आर्द्र भूमि। इन अत्यधिक जलमग्न क्षेत्रों को वैज्ञानिक या पर्यावरण की भाषा में क्या कहा जाता है? आर्द्र भूमि। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कांवर झील। विशेष गहन अध्ययन। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? बेगूसराय जिला में। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? बेगूसराय जिला में। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? बेगूसराय जिला में। कांवर झील बेगूसराय के किस विशिष्ट जिला में स्थित है? मंझोला गांव में। कांवर झील बेगूसराय के किस विशिष्ट गांव में स्थित है? कांवर झील बेगूसराय के किस विशिष्ट गांव में स्थित है? मंझोला गांव में। कांवर झील का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर? 16 वर्ग किलोमीटर। कांवर झील का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 16 वर्ग किलोमीटर। बिहार सरकार ने कांवर झील को किस वर्ष पक्षी विहार का दर्जा दिया है? 1984 में। बिहार सरकार ने कांवर झील को किस वर्ष पक्षी विहार का दर्जा दिया? 1984 ईस्वी में। कांवर झील को भारत का कौन सा रामसर साइट घोषित किया गया? 39वां रामसर साइट। कांवर झील को भारत का कौन सा रामसर साइट घोषित किया? 39वां रामसर साइट। कांवर झील को किस वर्ष रामसर साइट का दर्जा मिला? 2020 में। कांवर झील को किस वर्ष रामसर साइट का दर्जा मिला? 2020 में। कांवर झील की सबसे बड़ी भौगोलिक विशेषता क्या है कि यह एशिया की कैसी झील है? एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। कांवर झील की सबसे बड़ी भौगोलिक विशेषता क्या है कि यह एशिया की कैसी झील है? एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। कांवर झील का निर्माण मुख्य रूप से किस नदी के मार्ग परिवर्तन या विसर्पण से हुआ है? कांवर झील का निर्माण बूढ़ी गंडक। कांवर झील में पाए जाने वाली किन्हीं 3 प्रमुख वनस्पतियों का नाम। लेरिमिंटासिटा, हाइड्रिला, पोटोमोगेटन। हाइड्रिला तो पता है, ठीक है, कांवर झील में पाया जाता है। पोटोमोगेटन। लेरिमिनसिटा। वेल्सनेरिया, निम्फसा और मीलालोइड्स नामक वनस्पति बिहार की किस प्रसिद्ध झील में बहुतायत पाई जाती है? कांवर झील में। वेल्सनेरिया, लिम्फसा और मीफालोइड नामक वनस्पति बिहार की किस प्रसिद्ध झील में बहुतायत में पाई जाती है? कांवर झील में। वेलसनेरिया वनस्पति का संबंध बिहार की किस आर्द्र भूमि क्षेत्र से है? कांवर झील से। वेलसनेरिया पानी में होता है ना, वेलसनेरिया कांवर झील में मिलता है। सर्दियों के दिनों में कांवर झील में मुख्य रूप से कहाँ के प्रवासी पक्षी आते हैं? साइबेरिया, रूस के। सर्दियों के दिनों में कांवर झील में मुख्य रूप से कहाँ के प्रवासी पक्षी आते हैं? साइबेरिया, रूस के। पक्षियों या शोध और उनकी ट्रैकिंग के लिए कांवर झील में किसकी स्थान की गई है? एक वर्ड बैंडिंग स्टेशन का। पक्षियों पर शोध और उनकी ट्रैकिंग के लिए कांवर झील में किसकी स्थापना की गई? एक वर्ड बैंडिंग स्टेशन का। कुशेश्वर स्थान झील। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुशेश्वर स्थान झील। कुशेश्वर स्थान झील बिहार के किस जिले में स्थित है? दरभंगा जिले में। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा के किस विशिष्ट प्रखंड के अंतर्गत आता है? कुशेश्वर स्थान प्रखंड। कुशेश्वर स्थान झील को किस वर्ष पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया? 1972 में। डेटा के सांख्यिकी आधारित प्रश्न। इस पूरे पृष्ठ में रोहतास जिले में कुल कितने जलप्रपातों की सूची दी गई है? 6 जलप्रपात। मंझर, धुआं कुंड अलग से हैं। इस पूरे पृष्ठ में जो पेज मतलब मैं पढ़ रही हूँ उसमें से रोहतास जिले में कुल कितने? रोहतास में कुल 6 जलप्रपात बोला गया है। दिए गए डेटा के अनुसार 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले
कितने जलप्रपात हैं? 2। 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले 2 जलप्रपात हैं। एक सुवारी दाह जो कि 180 मीटर है, दूसरा सुवारा। सुवारी दाह और सुवारा, एक लेडीज है, एक मेल है, एक फीमेल है। सुवारा फीमेल है और सुवारी फीमेल है, मतलब फन, एज लाइक फन बोल रहे हैं, रियलिटी नहीं है। सुवारी 180 मीटर है और सुवारा 120 मीटर है ऊंचा जलप्रपात। कर्मनासा नदी पर स्थित जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 58 मीटर। कर्मनासा नदी पर स्थित जलप्रपात की ऊंचाई 58 मीटर। 90 मीटर की ऊंचाई ओखरीन कुंड। 90 मीटर की ऊंचाई वाला जलप्रपात ओखारीन कुंड। ओखारीन कुंड, ओखारीन कुंड। गोपथ नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात का नाम ओखारीन कुंड, ओखारीन कुंड। पश्चिमी सुआरा नदी पर निर्मित जलप्रपात का नाम क्या है? तेलहर कुंड, तेल्हाड़ कुंड, तेलहर कुंड, तेल्हाड़ कुंड। पश्चिमी सुआरा, तेल्हाड़ कुंड। पूर्वी सुआरा नदी और पश्चिमी सुआरा नदी पर स्थित जलप्रपातों का नाम क्रमशः क्या है? सुआरा जलप्रपात और तेलहर कुंड जलप्रपात। पूर्वी सुआरा नदी में सुआरा जलप्रपात, पश्चिमी सुआरा नदी में तेल्हाड़ जलप्रपात। राजगीर के गर्म जलकुंडों की संख्या कितनी है? 6। सप्तधारा, सूर्य कुंड, गौमुख कुंड, ब्रह्म कुंड, नानक कुंड, मखदुम कुंड। मुंगेर जिले के कुल कितने गर्म जलकुंडों को तालिका में सूचीबद्ध किया गया? 9 जलकुंडों को। मुंगेर जिले के कुल कितने गर्म जलकुंडों को तालिका में सूचीबद्ध किया गया? मुंगेर जिला के कुल कितने जलकुंड है? 9 जलकुंड, 9 जलकुंड। यदि पक्षी में पूछा जाए कि सुवारी दाह और सुवारा में से कौन सा जलप्रपात अधिक ऊंचाई का है, तो सुवारी दाह। कैमूर और रोहतास के पठारी क्षेत्रों से में जलप्रपातों की अधिकता का भौगोलिक कारण क्या हो सकता है? यहाँ की नदियाँ पहाड़ी और पठारी ढालों से नीचे मैदान में गिरती है, इसलिए। बिहार के किस भाग उत्तरी दक्षिणी में चौर और मन जैसी झीलें अधिक पाई जाती है? उत्तरी बिहार के मैदान में चौर और मन सबसे अधिक पाया जाता है। उत्तरी बिहार के मैदान में चौर और मन अधिक पाया जाता है। नदियों द्वारा मार्ग बदलने के कारण किस प्रकार की झीलें का निर्माण होता है? गोखुर झील का। ऑक्सबो लेक का निर्माण होता है। नदियों द्वारा मार्ग बदलने के कारण किस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है? गोखुर झील का। बिहार में आर्द्र भूमियों को स्थानीय स्तर पर चौर या ताल कहा जाता है, क्या यह कथन सत्य है? हाँ, यह कथन सत्य है। बिहार में आर्द्र भूमि को स्थानीय स्तर पर चौर या ताल कहा जाता है, यह सही है। रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता प्राप्त बिहार का एकमात्र स्थल कौन सा है? कांवड़ झील, बेगूसराय। रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता कांवड़ झील को है। साइबेरिया पक्षियों के आगमन के लिए बिहार का सबसे सुरक्षित और प्रसिद्ध जगह कांवड़ झील। ब्रह्मकुंड का तापमान राजगीर के अन्य कुंडों से अधिक होता है, यह तथ्य आंकड़ों के परिणाम 87 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक टेम्परेचर होता है इसमें। ऋषिकुंड और मुंगी ऋषिकुंड दोनों किस जिले में के पवित्र स्थल है? पवित्र स्थल कौन सा? मुंगेर जिले। ऋषिकुंड और मुंगी ऋषिकुंड दोनों किस जिले के पवित्र स्थल है? मुंगेर के। लक्ष्मण कुंड और रामेश्वर कुंड के भौगोलिक स्थान में क्या समानता है? लक्ष्मण कुंड और रामेश्वर कुंड के भौगोलिक स्थान में क्या समानता है? ये दोनों ही मुंगेर जिले में स्थित है। लक्ष्मण कुंड और रामेश्वर कुंड के भौगोलिक स्थान में क्या समानता है? ये दोनों ही मुंगेर जिले में स्थित है। बिहार के किस जिले में गर्म जलकुंड बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं? राजगीर, मुंगेर या बेगूसराय में। नेक्स्ट वन लाइनर तथ्य वाले प्रश्न कुछ है। असानी नदी का संबंध किस जलप्रपात से? सुवारी दाह से। असानी नदी का संबंध किस जलप्रपात से? सुवारी दाह से। महाने नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तमासीन। महाने नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तमासीन। गायघाट नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात का नाम क्या है? सकीम कुंड। गायघाट नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात का नाम क्या है? सकीम कुंड। गायघाट नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात का नाम क्या है? सकीम कुंड। बिहार का 39वां रामसर स्थल कहाँ है? बेगूसराय में। बिहार का 39वां रामसर स्थल कहाँ है? बेगूसराय में। वर्ल्ड बैंडिंग स्टेशन किस झील में कार्यरत है? कांवड़ झील में। वर्ल्ड बैंडिंग स्टेशन किस झील में कार्यरत है? कांवड़ झील में। सिमरी बख्तियारपुर झील बिहार के किस मैदानी भाग का हिस्सा है? उत्तरी बिहार के मैदान का। सिमरी बख्तियारपुर झील बिहार के किस मैदानी भाग का हिस्सा है? उत्तरी बिहार के मैदान का। हालांकि जिला सहरसा है। उदयपुर झील बिहार के किस क्षेत्र में स्थित मानी गई है? उत्तर बिहार के मैदानी क्षेत्र में। उदयपुर झील बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तरी बिहार के मैदान में। राजगीर के किस कुंड का नाम सिखों के प्रथम गुरु के नाम पर आधारित है? नानक कुंड।
सूफी संत के नाम पर आधारित राजगीर का जलकुंड कौन सा है? मखदुम कुंड। मखदुम कुंड। सूफी संत के नाम पर आधारित राजगीर का जलकुंड कौन सा है? मखदुम कुंड। गया जिले में स्थित एकमात्र गर्म जलकुंड का नाम क्या? अग्निकुंड। गया जिले में स्थित एकमात्र गर्म जलकुंड का नाम क्या? अग्नि जलकुंड। मंझर कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? रोहतास में। मंझर कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? रोहतास में। धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? रोहतास में। कांवड़ झील को पक्षी बिहार का दर्जा कब मिला? 1984 में। कांवड़ झील को पक्षी बिहार का दर्जा कब मिला? 1984 में। कांवड़ झील को पक्षी बिहार का दर्जा कब मिला? 1984 में। कुशेश्वर स्थान को पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला? कुशेश्वर स्थान को पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा 1972 में। राजगीर के गर्म जलकुंडों का औसत तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर से। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील का खिताब किसे प्राप्त है? कांवड़ झील को। एशिया के सबसे बड़ा गोखुर झील का खिताब किसे प्राप्त है? कांवड़ झील को। कांवड़ झील किस नदी की पुरानी धारा या विसर्पण का अवशेष है? बूढ़ी गंडक का। कांवड़ झील किस नदी की पुरानी धारा या विसर्पण का अवशेष है? बूढ़ी गंडक का। घोघा चाप किस झील का दूसरा नाम है? घोघा झील का। घोघा झील का। ताल शब्द बिहार के भूगोल में किससे परिभाषित करता है? जलमग्न या आर्द्रभूमि क्षेत्र को। जलमग्न या आर्द्रभूमि क्षेत्र को। चौर क्षेत्र मुख्य रूप से बिहार के किस मैदानी भाग में पाए जाते हैं? उत्तरी बिहार के मैदान में। चौर क्षेत्र मुख्य रूप से बिहार के किस मैदानी भाग में पाया जाता है? उत्तरी बिहार के मैदान में। सप्तधारा जलकुंड किस स्थान की शोभा बढ़ाता है? राजगीर का। नेक्स्ट कुछ बहुविकल्पी प्रश्न। भभारी कुंड का संबंध किस जिले है? मुंगेर जिले से। भभारी कुंड मुंगेर जिला। भीमबांध जलकुंड मुंगेर जिला। सूर्यकुंड राजगीर। देवदारी जलप्रपात किस विशिष्ट पठार पर है? रोहतास पठार पर। देवदारी जलप्रपात किस विशिष्ट पठार पर है? रोहतास पठार पर। ओखारीन कुंड की ऊंचाई का सही माप क्या है? 90 मीटर। ओखारीन कुंड की ऊंचाई का सही माप क्या है? 90 मीटर। सुवारा जलप्रपात की ऊंचाई का सही माप क्या है? 120 मीटर। सुवारा जलप्रपात की ऊंचाई का माप 120 मीटर। तेलहर कुंड जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 80 मीटर। तेलहर कुंड जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 80 मीटर। सुवारी दाह जलप्रपात की ऊंचाई कितनी अंकित है? 180 मीटर। सुवारी दाह जलप्रपात की ऊंचाई कितनी अंकित है? 180 मीटर। तेलहर कुंड 80 मीटर और सुवारीदाह 180 मीटर। मंझौला गांव का संबंध किस वैश्विक महत्व की झील से है? कांवड़ झील से। मंझौला गांव का संबंध किस वैश्विक महत्व की झील से है? कांवड़ झील से। लेरीमिनसिटा क्या है जो कांवड़ झील में पाई जाती है? एक प्रमुख वनस्पति जलीय पौधा। लेरीमिनसिटा क्या है जो कांवड़ झील में पाई जाती है? एक प्रमुख वनस्पति। कांवड़ झील का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है। क्या यह कथन पाठ के अनुसार सही है? नहीं, इसका क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर है। कांवड़ झील का जो क्षेत्रफल है वो 16 वर्ग किलोमीटर है। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा जिले में। क्या यह कथन सही है? हाँ, यह पूर्णतः सही है। कुशेश्वर झील जो है वो दरभंगा में ही है। बिहार में केवल राजगीर में ही गर्म जलकुंड पाया जाता है? नहीं, मुंगेर गया में भी पाया जाता है। बिहार में राजगीर के अलावा मुंगेर और गया में भी पाया जाता है जलकुंड। गंधक की उपस्थिति के कारण जलकुंडों का गर्म पानी होता है? कैसे? हाँ, ये सही है। गंधक की उपस्थिति होने के कारण गर्म पानी निकलता है। सीताकुंड मुंगेर में स्थित है। इसका तापमान साल भर समान रहता है। क्या ये सत्य है? हाँ, सत्य है। सीताकुंड मुंगेर में है। बूढ़ी गंडक नदी से कांवड़ झील का निर्माण हुआ। यह कथन कैसा है? यह कथन सत्य है। बूढ़ी गंडक से ही कांवड़ झील का निर्माण हुआ। सही है। धुआं कुंड जलप्रपात कैमूर पठार पर स्थित है अनुसार किस जिला में? रोहतास जिला में। धुआं कुंड जलप्रपात कैमूर पठार पर स्थित है। ये सही है। और कौन सा जिला? रोहतास जिला। पोटोमैगेटन कांवड़ झील में पाए जाने वाली एक मछली है। क्या ऐसा? ये नहीं, यह एक वनस्पति है। पोटोमैगेटन एक मछली नहीं बल्कि एक पेड़ है, पौधा है। पोटोमैगेटन कांवड़ झील में पाए जाने वाले एक पौधा है। वर्ष 2020 में कांवड़ झील को रामसर साइट घोषित किया गया। हाँ, सही है, सत्य है। 2020 में कांवड़ झील को रामसर साइट घोषित किया गया। टैक्सोनोमी या पक्षियों के अध्ययन के लिए बर्ड बाइंडिंग स्टेशन कुशेश्वर स्थान में है। क्या ये सही है? नहीं, यह कांवड़ झील में है, कुशेश्वर स्थान में नहीं है। टैक्सोनोमी या पक्षियों के अध्ययन के लिए बर्ड बाइंडिंग स्टेशन कांवड़ झील में स्थापित है। नेक्स्ट कुछ प्रश्न। हाइड्रिला वनस्पति बिहार के किस जलमग्न परिस्थिति तंत्र में पाया जाता है? हाइड्रिला कांवड़ झील में। वेल्सनेरिया नामक वनस्पति वो भी कांवड़ झील में। निम्फसा कांवड़ झील में। मिफालोइडस वनस्पति भी कांवड़ झील में। मिफालोइडस भी कांवड़ झील में। वेल्सनेरिया नामक वनस्पति का आवास कौन सा है? कांवड़ झील। मतलब कि हाइड्रिला, वेल्सनेरिया, निम्फसा, मिफालोइड्स सारे कांवड़ झील में पाए जाते हैं। उत्तरी बिहार की झीलों के निर्माण में महानंदा नदी की क्या भूमिका है?
यह मैदानी भागों में अवसाद जमा करके प्राकृतिक झीलों का निर्माण करती है। महानंदा। कोसी नदी द्वारा उत्तरी बिहार में किस प्रकार की भौगोलिक रचनाएं झीलों का निर्माण? प्राकृतिक झीलों या चौर का? प्राकृतिक झीलों या चौर का? गंगा नदी के मैदानी भागों में ढाल कम होने से क्या होता है? प्राकृतिक झीलों या ताल बनता है। सिमरी बख्तियारपुर झील का उल्लेख बिहार के किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उत्तरी बिहार के मैदान की प्रमुख झीलों के रूप में। सिमरी बख्तियारपुर झील बख्तियारपुर में हुआ था तो सिमरी से जोड़ते हैं। सिमरी बख्तियारपुर झील का उल्लेख बिहार के किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उत्तर बिहार के मैदान की प्रमुख झीलों के रूप में। उदयपुर झील का संबंध बिहार के किस मैदानी भाग से है? उत्तरी बिहार मैदान से। उदयपुर झील का संबंध बिहार के किस मैदानी प्रभाग से है? उदयपुर झील का संबंध बिहार के किस मैदानी प्रभाग से है? उत्तरी बिहार के मैदान से। रोहतास जिले का वह कौन सा जलप्रपात है जो गोपथ नदी पर स्थित है? ओखरीन कुंड। रोहतास जिले का वह कौन सा जलप्रपात है जो गोपथ नदी पर स्थित है? ओखरीन कुंड। रोहतास जिले का वह कौन सा जलप्रपात है जो गोपथ नदी पर स्थित है? रोहतास जिले का वह कौन सा जलप्रपात है जो गोपथ नदी पर स्थित है? ओखरीन कुंड। कर्मनासा नदी पर स्थित डैश मीटर ऊंचे जलप्रपात का नाम क्या? देवदारी। और कौन सा उर्दू में लिख दिया यार, समझ में आएगा। कर्मनासा नदी पर स्थित कितना लिखा है यार, बक। देवदारी इसका आंसर है। पूर्वी सुवारा नदी किस जलप्रपात का निर्माण है? पूर्वी सुवारा जलप्रपात 120 मीटर। पूर्वी सुवारा नदी किस जलप्रपात का निर्माण है? सुवारा नदी। पश्चिमी सुवारा नदी किस जलप्रपात का निर्माण करती है? तेलहर कुंड का 80 मीटर ऊंचा है। पश्चिमी सुवारा नदी किस जलप्रपात का निर्माण करती है? पूर्वी सुवारा नदी सुवारा जलप्रपात का निर्माण करती है जो 120 मीटर ऊंचा है। जबकि पश्चिमी सुवारा नदी जलप्रपात जो है तेलहर कुंड का निर्माण करती है जो कि 80 मीटर ऊंचा है। गायघाट नदी पर रोहतास में कौन सा कुंड या जलप्रपात स्थित है? सकीम कुंड। गायघाट तो पटना में है, ये रोहतास में भी है गायघाट का। गायघाट नदी पर रोहतास में कौन सा कुंड या जलप्रपात है? सकीम कुंड। असानी नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात की ऊंचाई कितनी? 180 मीटर। सुवारीदा। असानी नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात की ऊंचाई 180 मीटर। असानी नदी जलप्रपात की ऊंचाई 180 मीटर है। सुवारीदा उसका नाम है। महानी नदी पर स्थित जलप्रपात का नाम? तमासीन। महाना नदी उस पर स्थित जलप्रपात का नाम क्या? तमासीन। राजगीर के गौमुख कुंड के जल का तापमान सामान्यतः 70 डिग्री सेल्सियस अधिक। मुंगेर के रामेश्वर कुंड के जल के गर्म होने का क्या कारण? पानी में लवणता एवं गंधक की उपस्थिति। मुंगेर के रामेश्वर कुंड के जल के गर्म होने के कारण क्या है? पानी में लवणता एवं गंधक की उपस्थिति। बिहार के किस जिले में कुशेश्वर स्थान प्रखंड स्थित प्रसिद्ध? दरभंगा में। बिहार के किस जिले में कुशेश्वर स्थान प्रखंड स्थित है? कुशेश्वर स्थान स्थित है जहाँ प्रसिद्ध झील है दरभंगा झील। दरभंगा जिला है यार, झील कैसे बोल रही? बिहार के किस जिले में कुशेश्वर स्थान प्रखंड स्थित है जहाँ एक प्रसिद्ध झील है? दरभंगा जिला है, कुशेश्वर स्थान प्रखंड स्थित वही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घोघा झील एवं कुशेश्वर स्थान झील। बिहार के किस झील में सर्दियों के दिनों में पैलिकल डायमटिया नामक प्रवासी पक्षी आते हैं? कुशेश्वर स्थान झील में। साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किस स्थान पर आते हैं? कुशेश्वर स्थान पर। कुशेश्वर स्थान झील का क्षेत्रफल सामान्यतः सर्दियों के दिनों में कितना हो जाता है? 20 किलोमीटर। कुशेश्वर स्थान झील का क्षेत्रफल सामान्यतः सर्दियों में कितना हो जाता है? 20 किलोमीटर। वर्षा के दिनों में कुशेश्वर स्थान झील का क्षेत्रफल बढ़कर कितने किलोमीटर तक हो जाता है? 100 किलोमीटर तक। वर्षा के दिनों में कुशेश्वर स्थान झील का विस्तार किन नदियों के जल एकत्रित होने के कारण होता है? कमला और कारे नदी के। निम्नलिखित में से कौन सी झील जैव विविधता का दुर्लभ उदाहरण होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी है? कुशेश्वर स्थान झील निम्नलिखित में से किस गतिविधि का एक बड़ा केंद्र भी माना जाता है? मछली पालन एवं व्यापार का। गोगा बिल झील को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? गोगा बिल झील को घोघा चाप या घोघा झील के नाम से। गोगाबिल झील को घोघा चाप या घोघा झील के नाम से भी जाना जाता है। घोघा झील बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? घोघा झील बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? कटिहार जिले में। घोघा झील कटिहार जिले के किस प्रखंड या क्षेत्र में स्थित है? घोघा झील कटिहार जिले के किस प्रखंड या क्षेत्र में स्थित है? तो मनिहारी में। घोघा झील का कुल क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में? 5 किलोमीटर में। बिहार राज्य का पहला सामुदायिक अभ्यारण्य कौन सा है? गोगाबिल या घोघाबिल झील। घोघाबिल झील बिहार का कौन सा नंबर का आरक्षित क्षेत्र है?
15वां नंबर का घोघा झील को मानसूनी वर्षा के साथ साथ किस नदी से भी जल प्राप्त होता है? महानंदा नदी से। घोघा झील में लगभग कितनी प्रजातियों के पक्षी प्रवास के लिए आते हैं? 300 पक्षी। घोघा झील में आने वाले हजारों पक्षी प्रवासी मुख्य रूप से किन क्षेत्रों से आते हैं? किस क्षेत्र से आते हैं? कैस्पियन सागर और साइबेरिया क्षेत्र दोनों से आता है। कैस्पियन सागर और साइबेरिया क्षेत्र। घोघा झील आने का हजारों प्रवासी मुख्य रूप से किस क्षेत्र से आता है? कैस्पियन सागर और साइबेरिया क्षेत्र दोनों से। सिमरी बख्तियारपुर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? सहरसा जिला में। सिमरी बख्तियारपुर झील जो है सहरसा जिले में। सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा से कितनी दूरी पर स्थित है? सिमरी बख्तियारपुर सहरसा से कितनी दूरी पर स्थित है? 25 किलोमीटर। सिमरी बख्तियारपुर झील का निर्माण किन छोटी झीलों के मिलने से हुआ है? सिमरी बख्तियारपुर झील का निर्माण सर्दिया, जमुनिया, कुंभी और गोबरा चारों के मिलने से। सर्दिया, जमुनिया, कुंभी और गोबरा, ये दोनों आंसर हो जाएगा। सिमरी बख्तियारपुर झील की आकृति निम्नलिखित में से किसके समान है? घोड़े की नाल की तरह। सिमरी बख्तियारपुर झील के दक्षिण पश्चिम में कौन सी झील पाई जाती है? कांवड़ झील। सिमरी बख्तियारपुर झील के उत्तर पश्चिम दिशा में कौन सा स्थानीय झील पाया जाता है? कुशेश्वर झील। निम्नलिखित में से कौन सी झील कुंभी और गोबरा जैसी झीलों के संयोजन का परिणाम है? सिमरी बख्तियारपुर झील। निम्नलिखित में से कौन सी झील कुंभी और गोबरा जैसी झीलों के संयोजन का परिणाम है? सिमरी बख्तियारपुर झील। सर्दिया और जमुनिया झीलें किस प्रमुख झील प्रखंड का हिस्सा है? सिमरी बख्तियारपुर। सर्दिया और जमुनिया झीलें किस प्रमुख झील प्रखंड का हिस्सा है? सिमरी बख्तियारपुर का। बिहार की प्रमुख झीलें कौन कौन से? प्रसिद्ध कांवड़ झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवड़ झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। कांवड़ झील। कुशेश्वर झील का संबंध बिहार के किस जिले से है? कुशेश्वर झील का संबंध कटिहार से है। घोड़ा कटोरा झील बिहार के किस ऐतिहासिक या प्रसिद्ध स्थान पर स्थित है? राजगीर नालंदा में। अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कैमूर जिला में। अजय झील बिहार के किस जिले में स्थित है? अजय झील बिहार के किस जिला में स्थित है? अजय झील बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। पिपरामन। अजय झील बिहार के जमुई जिला में स्थित था, तो कैमूर जिला कैसे भूल गया? डाउटफुल क्वेश्चन। पिपरामन झील बिहार के किस जिले में स्थित है? मोतिहारी में। पिपरामन झील किस जिले में स्थित है? मोतिहारी में। मत्स्यगंध झील बिहार के किस स्थान अवस्थित है? मत्स्यगंध झील सहरसा में। मत्स्यगंध झील बिहार के किस जिले में स्थित है? सहरसा में। जगतपुर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? जगतपुर, भागलपुर में। मोती झील बिहार के किस जिले या शहर में स्थित है? मोती झील मोतिहारी में। खड़गपुर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? खड़गपुर झील मुंगेर में। सरैयामन नामक झील बिहार के किस स्थानीय जिले में स्थित? सरैयामन बेतिया में। सरैयामन नामक झील बिहार के किस स्थानीय जिले में स्थित है? बेतिया, पश्चिम चंपारण में। कैमूर जिले में निम्नलिखित में से कौन सी झीलें स्थित है? कैमूर जिले में अनुपम और अजय दोनों कैमूर झील है। अनुपम और अजय। कैमूर जिले में निम्नलिखित में से कौन सी झीलें है? तो अनुपम और अजय दोनों कैमूर जिले में है। सहरसा जिले में स्थित झीलों का सही जोड़ा कौन सा है? सहरसा जिले में सिमरी झील और मत्स्यगंध झील दोनों है। सहरसा जिला में सिमरी झील और मत्स्यगंध झील है। मोतिहारी, पूर्वी चंपारण में कौन कौन सी झीलें या वन स्थित है? मोतिहारी में पिपरामन, मोती झील दोनों पूर्वी चंपारण में स्थित है। अररिया शहर के समीप बहने वाले उस जिले की मुख्य नदी कौन सी है? परमान। अररिया शहर के समीप बहने वाले उस जिले की मुख्य नदी कौन सी है? परमान। बांका शब्द का क्या अर्थ है जिसके नाम पर बांका शहर का नाम पड़ा है? नदी का मोड़। बांका शब्द का अर्थ नदी का मोड़। बांका शहर निम्नलिखित में से किस नदी के एक सुंदर मोड़ का निर्माण करता है? चांदन नदी का। बड़ुआ जलाशय बिहार के किस जिले में स्थित है? बड़ुआ जलाशय जो है बिहार के बांका जिले में स्थित है। ओढ़नी जलाशय बिहार के किस जिले में सिंचाई, मत्स्य पालन और पर्यटन का प्रमुख केंद्र है? बांका का। ओढ़नी जलाशय बिहार के किस जिले में सिंचाई, मत्स्य पालन और पर्यटन का मुख्य केंद्र है? बांका जिला का। बड़ुआ और ओढ़नी जलाशय मुख्य रूप से किन कार्यों के लिए प्रसिद्ध है? बड़ुआ और ओढ़नी जलाशय मुख्य रूप से किन कार्यों के लिए प्रसिद्ध है? सिंचाई, मत्स्य पालन और पर्यटन तीनों हेतु। बाया नदी बिहार में किस स्थान के पास गंगा नदी में मिल जाती है? बाया नदी बिहार में किस स्थान के पास गंगा नदी में मिल जाती है? बरौनी में। बाया नदी बिहार के किस स्थान के पास गंगा नदी में मिल जाती है? बरौनी में। बेगूसराय में स्थित किस घाट को उत्तर भारत का मिनी काशी के रूप में विकसित की गई है?
सिमरिया घाट। सिमरिया घाट बेगूसराय में स्थित किस घाट को उत्तर भारत का मिनी काशी कहा गया? सिमरिया, महादेव सिमरिया जो बोलते हैं, महादेव सिमरिया। सिमरिया घाट बेगूसराय को अन्य किस नाम या रूप में विकसित किया जा रहा है? मिनी काशी और बिहार का हरिद्वार दोनों ही सही है। सिमरिया को बिहार का हरिद्वार भी बोलते हैं और छोटा काशी भी बोलते हैं। बिहार के किस जिले या शहर को पोखरों का शहर कहा जाता है? दरभंगा को पोखरों का शहर कहा जाता है। पोखर, बहुत सारे पोखर कहाँ है? दरभंगा में। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? जगतपुर झील भागलपुर में है। क्वेश्चन आंसर नंबर डी, जगतपुर झील सहरसा में है, ये गलत है। जबकि जगतपुर झील कहाँ है? भागलपुर में, ये सही आंसर है। और बाद कांवर झील बेगूसराय में है, घोड़ा कटोरा झील राजगीर में है, खड़गपुर झील मुंगेर में है और जगतपुर झील जो है भागलपुर में। घोघा झील के बारे में क्या असत्य है? इसका क्षेत्रफल 5 किलोमीटर है, जबकि यहाँ क्वेश्चन में बताया 100 किलोमीटर नहीं। यह कटिहार जिले में है। घोघा झील सही है। यह बिहार का पहला सामुदायिक अभ्यारण्य है, ये भी सही है, लेकिन इसका क्षेत्रफल 5 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर नहीं है। इसे महानंदा नदी से जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार कर। पिपरामन पूर्वी चंपारण, सरैयामन पश्चिमी चंपारण, एक और दो, दोनों सही है। सरैयामन पश्चिमी चंपारण, पिपरामन पूर्वी चंपारण। पिपरा नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पिपरा नदी यह अररिया शहर के समीप है। सिमरिया घाट निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सिमरिया घाट बेगूसराय में है। मत्स्यगंधा झील के संबंध में कौन सा जिला सही है? सहरसा। मत्स्यगंधा झील के संबंध में सहरसा सही है। चानन नदी का एक सुंदर मोड़ पर स्थित शहर बांका के नाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? नदी का मोड़। कमला एवं कारे नदियाँ किस झील के जल का मुख्य स्रोत है? कुशेश्वर स्थान झील का। कमला एवं कारे नदियाँ किस झील के जल का मुख्य स्रोत है? कुशेश्वर स्थान झील का। सिमरिया बख्तियारपुर झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। सिमरिया ये सहरसा नहीं भाई, बेगूसराय। सिमरी बख्तियारपुर झील बोले, सिमरी बख्तियारपुर झील के संबंध में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। तो एक है सिमरी बख्तियारपुर झील, बख्तियारपुर में नहीं बल्कि सहरसा जिला में स्थित है, ठीक है। सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा जिला में स्थित है। इसकी आकृति घोड़े की नाल। सिमरी बख्तियार खिली था ना, घोड़ा पर चल रहा था, इसलिए बोला कि इसकी आकृति घोड़े की नाल की तरह है। बिहार के किस जिले को पोखरों का शहर उपनाम दिया गया है? दरभंगा को। बिहार के किस जिले को पोखरों का शहर उपनाम दिया गया? दरभंगा को। अनुपम झील और अजय झील बिहार के किस एकल जिले में स्थित है? अनुपम झील और अजय झील बिहार के किस एकल जिला में स्थित है? कैमूर जिला में। अनुपम झील और अजय झील बिहार के किस एकल जिला में स्थित है? कैमूर जिला में। मोतिहारी में स्थित प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? मोती झील। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय बांका जिले में सिंचाई का मुख्य स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा बांका जिला में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन है? बड़ुआ और ओढ़नी दोनों बांका में है। बिहार के पहला सामुदायिक अभ्यारण्य गोगाबिल को किस प्रकार की वर्षा से मुख्य रूप से जल मिलता है? मानसूनी वर्षा से। सिमरिया घाट को किस उपनाम से भी जाना जाता है? उत्तर भारत का मिनी काशी और बिहार का हरिद्वार। कुशेश्वर स्थान झील का क्षेत्रफल वर्षा ऋतु में बढ़कर कितना गुना हो जाता है? 20 किलोमीटर बढ़कर 100 किलोमीटर हो जाता है, 5 गुना बढ़ जाता है। बायां नदी का विलय किस नदी में होता है? बायां नदी का विलय गंगा नदी में होता है। घोड़ा कटोरा झील निम्नलिखित में से किस जिले के अंतर्गत आता है? घोड़ा कटोरा नालंदा जिले के अंतर्गत आता है। पश्चिम चंपारण के बेतिया में स्थित प्रसिद्ध मन झील का नाम क्या है? मन झील का नाम है सरैयामन। जगतपुर झील का संबंध बिहार के किस प्रखंड या जिला से है? भागलपुर। घोघा चाप निम्नलिखित में से किस भौगोलिक संरचना का उदाहरण है? गोखुर झील या चाप झील। झील का नाम है घोघा चाप झील। बिहार के मुंगेर जिले में कौन सी प्रसिद्ध झील पाई जाती है? खड़गपुर झील। मुंगेर में कौन सा झील है? खड़गपुर झील। पेलिकन डालमटिया पक्षी बिहार के किस जिले में स्थित में मुख्य रूप से देखा जाता है? दरभंगा कुशेश्वर स्थान पर। पेलिकन डालमटिया पक्षी बिहार के किस जिले में मुख्य रूप से देखा जाता है? दरभंगा कुशेश्वर स्थान पर। निम्नलिखित में से कौन सी झील 4 छोटी झीलों सरदिया, जमुनिया, कुंभी, गोबरा के विलीनीकरण से बनी है? सिमरी बख्तियारपुर झील। सहरसा जिले के किस प्रखंड में सिमरी झील स्थित है? सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में। महानंदा नदी का जल निम्नलिखित में से किस झील की जल आपूर्ति का मुख्य अंग है? गोगाबिल। महानंदा नदी का जल निम्नलिखित में से किस झील की जल आपूर्ति का मुख्य अंग है? गोगाबिल झील। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? इसमें उत्तर में प्रवाहित होने नदी का नाम नहीं दिया। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? कोसी मगध से नहीं बहती, बल्कि दरभंगा मुंगेर में है। दरभंगा मुंगेर से बहती है। पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत से बहती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? कुर्सेला। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की कुल संख्या कितनी है? गंगा के किनारे कुल
12 जिला है 12। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? पटना में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? पुन 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 फतुहा के पास गंगा में।